हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? सीएमए फाइनल सीएफआर के इस एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कम रिवीजन सीरीज में जिस इंडेक्स का हम रिवीजन करने वाले हैं वह है हमारा इंडेक्स 23। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। सारे थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल, जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये नोट्स जिससे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, संभाल के रखेंगे। एग्जाम के टाइम पे बच्चे यही नोट्स आपको 10 to 15 मिनट्स में पूरे चैप्टर का रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ इंडेक्स 23। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके बोरविंग कॉस्ट होते हैं उस बोरविंग कॉस्ट को हमें एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है या फिर उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करना है, उसके बारे में कंप्लीट अकाउंटिंग आपको समझाता है इंडेक्स 23 आपका। मैं अगर इसको सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो कहते हैं कि देखो जी, अगर मान लो एक लोन हमने लिया है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लोन का अमाउंट मान लीजिए 10 लाख है और 12% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बोरविंग कॉस्ट जो हमने इस लोन को लिया है उसके लिए कॉस्ट क्या लगा? ये इंटरेस्ट। ये अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट द बोरविंग कॉस्ट, वो तो बोरविंग अमाउंट है, लेकिन इसका जो कॉस्ट है बच्चे ये 12% के हिसाब से मान लीजिए आपका 1,20,000 का इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं बोरविंग कॉस्ट, है ना? ये जो आपका 120 का इंटरेस्ट लगा, इस इंटरेस्ट को, क्योंकि ये लोन लिया गया इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो क्या इस इंटरेस्ट को बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड करें या फिर उसको हम नॉर्मल जैसे रेंट सैलरी पे करते हैं उसी तरीके से इसको भी एक्सपेंस मान के हम प्रॉफिट लॉस में दिखा दें? इसी के बारे में डील करता है हमारा इंडेक्स 23। अगर मैं पूरे इंडेक्स 23 को एक सिंपल शब्दों में 2-3 मिनट में अगर मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो कहते हैं कि देखो जी, जब भी आप कोई एक एसेट को आप क्रिएट करते हो, कोई एसेट को आप क्रिएट करते हो और इस एसेट को क्रिएट करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है और इस लोन पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पे कर लो, मान लो ये इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख रुपीज निकल के आता है, कुछ भी हो, 1, 2, 3, 5 हमें फर्क नहीं पड़ता, ये मान लीजिए आपका 1 लाख रुपीज निकल के आता है, तो इस 1 लाख रुपीज के इंटरेस्ट को क्या मैं इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप जो बिल्डिंग को क्रिएट कर रहे हो, तो क्या उस कॉस्ट में इसको ऐड कर दूं या फिर इसको एक्सपेंस के रूप में हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएं? हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इंडेक्स 23 कहता है कि ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया, इस इंटरेस्ट का कुछ पार्ट या सारा पार्ट आप इस बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, बशर्ते कि ये बिल्डिंग मस्ट बी ए क्वालिफाइंग एसेट, है ना बच्चे? अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? तो क्वालिफाइंग एसेट को हमारा इंडेक्स 23 कहता है कि अगर इस एसेट को, बिल्डिंग तो मैंने एग्जांपल लिया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, इस एसेट को अगर आप क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में अगर आप सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आप लेते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस में इसका कुछ पार्ट या सारा पार्ट इस बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो कुछ पार्ट या सारा पार्ट कितना होगा हम उसको रिवाइज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसको इसके कॉस्ट में ऐड करने के पहले इट मस्ट बी ए क्वालिफाइंग एसेट। एंड क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या जी? इसको क्रिएट या कंस्ट्रक्ट करने में आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है मेरे बच्चे? हमारे इंडेक्स 23 में कहीं पर भी आपका डेज या मंथ्स या ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन कहते हैं कि ये जनरली जो सब्सटेंशियल पीरियड होता है वो 12 मंथ्स या उससे ज्यादा का माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर में। तो मैं ये कहता हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ठीक है जी, वो मान लेंगे, नहीं तो जनरली जो इंडस्ट्री में ट्रेंड चलता है 12 मंथ्स का, वो 12 मंथ्स हम सब्सटेंशियल पीरियड लेते हुए हम चेक कर लेंगे कि ये क्वालिफाइंग एसेट है या फिर नहीं है। जरूरी नहीं कि आपका 12 मंथ्स ही होगा, कभी कभी 10 मंथ्स भी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 10 मंथ्स, 9 मंथ्स को भी हम सब्सटेंशियल पीरियड ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपन सर्कमस्टांसेज और कंपनी की मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। बट अगर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ना बताए कि सब्सटेंशियल पीरियड टाइम कितना लिया गया है, तो हम 12 मंथ्स मानते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। अब देखो, ये जो 1 लाख रुपीज हमने जो इंटरेस्ट पे किया होगा, ये जो हमने एज्यूम किया, ये इंटरेस्ट कब से कब तक का पे किया होगा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। पूरे इंडेक्स 23 का बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही कम समय में, बहुत क्लियरिटी के साथ मैं इसका रिवीजन करा रहा हूं। अब देखो ना, मान लो ये लोन हमने क्या किया, इस दिन पे लिया। हमने लोन कब लिया जी? आपका दिस इज द डेट ऑन विच वी हैव टेकन द लोन, मान लो कोई भी डेट हो।
इस दिन पे हमने आपका लोन लिया और ये आपका हमने लिखा डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन आपका। अगर हमारे इस एग्जांपल में हमने क्या किया जी, 1 लाख रुपीज का मान लीजिए यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो 1 लाख का पेमेंट आपका इस दिन से लेकर और इस दिन तक का रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। लोन आपका जिस दिन से हम लेते हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बैंक उस दिन से शुरू कर देता है और जिस दिन आपने लोन का एक्चुअल पेमेंट किया उस दिन तक इंटरेस्ट आपका कंप्यूट होता है। तो दिस इज द होल आपका टाइम पीरियड जिसका आपने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया। मैं थोड़ा सा और किनारे हो जाता हूं। अब देखो, कहते हैं कि ये जो 1 लाख रुपीज का हमारे एग्जाम्पल में ये जो आपका हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है, वो अगर इस दिन से लेकर इस दिन तक का है, तो क्या पूरे इस 1 लाख रुपीज को हम बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर दें या इसमें से आपका कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा? तो मेरे बच्चे, ये डायग्राम आपको ये सारी बातें समझाने वाला है। सुनिए ध्यान से मेरी बात। कहते हैं कि जो आप एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जिस एसेट के लिए आपने लोन लिया है और उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बताओ वो कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ? दिस इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। कहते हैं कि जिस डेट पे आपने कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट किया और जिस दिन पे कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन आपका हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इसके बीच का जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा ना बच्चे, इस पीरियड के बीच का जो इंटरेस्ट पे किया होगा, वही इंटरेस्ट इस बिल्डिंग के कॉस्ट में हम जाके ऐड करते हैं। यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं जी, कैपिटलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं बताइए? कैपिटलाइजेशन। ऐसे हमने क्लास में इसको आपको डायग्राम दिया हुआ है, बट फिर भी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर ठीक से रिवीजन कर रहे हैं तो इस डायग्राम को मेरे साथ बना लीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरविंग कॉस्ट, यही वो पीरियड है जिस पीरियड में जो हमारा बोरविंग कॉस्ट है, उस पीरियड के इंटरेस्ट को, बोरविंग कॉस्ट को हम अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये जो पीरियड बच्चे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले के पीरियड का हम जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, ये इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, उस साल के जिस साल हमने पे किया उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, उस साल के प्रॉफिट लॉस में। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी आगे का जो पीरियड होता है, क्योंकि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, आगे के पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, बट इंटरेस्ट वी आर पेइंग, तो इसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको भी क्या करते हैं, वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। ये जो डेट है बच्चे, इसको कहते हैं सीजेशन, सीज करना ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा जी, सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पीरियड से लेकर यहां तक का हम आपका कैपिटलाइजेशन करते हैं। एक बात और भी यहाँ पे उठता है, इंडेक्स 23 ने जिसका आपका जिक्र किया है कि देखो जी, ये जो पीरियड आपने यहाँ पे लिखा, इस समय से लेकर इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन मान लो इस पीरियड में क्या होता है, कुछ समय के लिए आपका यहाँ पे हो जाता है एबनॉर्मल पीरियड। एबनॉर्मल पीरियड का मतलब होता है कि किसी एबनॉर्मल रीजन से आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट्स हो गया, मशीन का हैवी ब्रेकडाउन हो गया, जो भी रीजन होगा। अगर मान लो आप उस पीरियड में आप यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन, मतलब जिस पीरियड में कंस्ट्रक्शन चला है उसमें से कुछ ऐसा पीरियड था जो एबनॉर्मल था, है ना, जो आपका रूटीन में नहीं होता, लेकिन नो डाउट कि बैंक वाला तो इंटरेस्ट यहां भी आपसे ले रहा होगा ना बच्चे। तो हम इस पीरियड के इंटरेस्ट का क्या करें? इंडेक्स 23 ने साफ साफ शब्द में कहा है कि इस पीरियड में आपका जो पे किया हुआ इंटरेस्ट होगा, उसके लिए इस पीरियड को क्या कहा जाएगा, आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि इस पीरियड में पे किया हुआ जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपका कैपिटलाइजेशन के लिए सस्पेंडेड होगा, यानी कि इस पीरियड के इंटरेस्ट को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस पीरियड के इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्योंकि बैंक ने तो हमसे लिया हुआ है, अगेन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप क्या करेंगे, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो भी कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बिलीव करो, इंडेक्स 23 के अंदर में जितनी सारी बातें बताई गई हैं उनको मैं इन 8-10 मिनट के अंदर में बिल्कुल आपको समझा के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के आपको मस्त तरीके से तैयार करने वाला हूं। मुझे विश्वास है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा सुनिए, जब कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ और कंप्लीशन हुआ, इसके बीच का ही इंटरेसिव एज बोरविंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में हम कैपिटलाइज यानी कि ऐड करते हैं। इसके पहले का या इसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस पीरियड में भी कोई एबनॉर्मल पीरियड हुआ है, एबनॉर्मल पीरियड का मतलब कि जो रूटीन में नहीं होता बट हो जाते हैं,
ऐसे पीरियड को क्या बोला जाएगा? सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। और इस पीरियड का भी जो इंटरेस्ट हमने पे किया होगा ऑन द बोरोइंग अमाउंट, वो क्या होगा? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ऐसा कोई पीरियड होता है तो नॉर्मल पीरियड कोई हो गया जिसमें कि जैसे कि हम लोग जो हमने एसेट बना रहे हैं उसमें कुछ सीमेंट हमने डाला हुआ है, उसको सूखने का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मल पीरियड में अगर आपका काम रुकता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो अमाउंट आपका नॉर्मल चलते रहता है और वो आपका एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते रहेगा। एबनॉर्मल पीरियड को सिर्फ अलग किया गया है। एक सवाल और उठ जाता है कि क्या ये जो मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे हमने एक लोन लिया है, मतलब कुछ बोरविंग्स किए हैं, क्या इस लोन के जगह पे मान लो हम लोग क्या करते हैं जी? इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, बट कौन सा? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको कि हम अपने आपका इंडेक्स के मुताबिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज इक्विटी ट्रीट करते हैं। तो जरा बताओ, इक्विटी शेयर्स या फिर जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, इनके ऊपर हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। इनको इशू करने पे मान लो कोई एक्सपेंसेज आपका हो गया, इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट दे दिया, कुछ खर्चे आपके हो गए, तो ये जो बोरविंग कॉस्ट होगा, क्या ये भी आपका अगर किसी क्वालिफाइंग एसेट पे, यानी कि मान लो इसी एसेट को हमने बनाने के लिए अगर इनको इशू किया है, तो क्या इन पे किया हुआ डिविडेंड या फिर कोई भी एक्सपेंस जो हमने किया है वो भी इस बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा? इंडेक्स 23 ने साफ साफ मना किया है कि इक्विटी शेयर या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इक्विटी नेचर का है, मतलब रिडीमेबल नहीं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनके ऊपर में जो भी हमने बोरोइंग कॉस्ट यानी कि डिविडेंड इससे पे किया है, दे आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। उसको कभी भी ऐड नहीं करना आपका, उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट कीजिए जैसे हम जो चीजें जानते हैं। हाँ, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो जाता, वो तो आपका लायबिलिटी मानते हैं जी, सेम ट्रीटमेंट आपका जैसे लोन का, तो उस पर भी जो हमने डिविडेंड पे किया होगा उसको हम क्या करेंगे? ये आपका क्वालिफाइंग एसेट है तो इसके कॉस्ट में ऐड करेंगे, और कितना ऐड करेंगे वो डिपेंड करेगा इस डायग्राम के मुताबिक। क्लियर ना बच्चे? ये सर। अब मैं आपको इन्हीं सारी बातों को आगे लेके बढ़ता हूं। स्कोप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आ जाइए कुछ डेफिनेशन जो हमें जानना है आगे के ट्रिकी बातों को समझने के लिए। बोरविंग कॉस्ट के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होंगे? मेरे बच्चे, बोरविंग कॉस्ट के अंदर में एक तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूड होगा, जो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से आपका निकलता है। इफेक्टिव में आप जानते हैं कि आप कई सारे इंडेक्स में पढ़ चुके हैं कि मान लो हमने जो आपका लोन लिया, और लोन पे सपोज दैट आपका लोन लिया यहाँ पे कितने का जी? 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का 12% डिस्काउंट, 12% के हिसाब से। लेकिन लोन लेते समय हमने क्या किया? कुछ इसमें से कुछ कमीशन पे कर दिया जिससे लोन लिया, कुछ ब्रोकरेज पे किया। मान लीजिए सपोज दैट 80,000 का हमने क्या किया जी? इसमें से पेमेंट किया। तो एक्चुअल लोन लेके हमारे पास अमाउंट कितना आया? ये आपका निकल गया 9,20,000। नो डाउट कि 920 पे ये रेट फिर आपका इंटरेस्ट नहीं आता, वी कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, है ना बच्चे? आपने पढ़ा हो इसके बारे में, हम उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा, और वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ आपका बोरविंग कॉस्ट। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि बताओ जी बोरविंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, फाइनेंस चार्जेज, अगर कोई फाइनेंस लीज पे आपने कुछ लिया हुआ है टू कंस्ट्रक्ट दिस आपका एसेट, उसका फाइनेंस चार्जेज, या फिर आपने क्या किया जी यहाँ पे कोई एक्सचेंज डिफरेंसेज अगर आपका निकल के आता है फॉरेन करेंसी में अगर बोरविंग किया है, तो अगर हम इंडिया में रहते हुए किसी और कंट्री से हमने लोन लिया है तो उस पर जो एक्सचेंज डिफरेंसेज आएंगे वो तीनों हमारे बोरिंग कॉस्ट के अंदर में आएंगे। एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ जी बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, और 1 2 3 चौथे में कह देगा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल में आप टिक मार्क करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको याद रहेगा। ये सर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। एसेट दैट आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, जो भी एसेट आप एक्वायर कर रहे हो अगर वो पहले से ही आपका रेडी है, और रेडी एसेट्स को परचेज करने के लिए अगर आप कुछ बोरो कर रहे हो अब अमाउंट, तो वो आपके ना तो क्वालिफाइंग एसेट होगा, और जब क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं होगा तो उस लोन पे किए हुए इंटरेस्ट को इस एसेट की कॉस्ट में ऐड करने कोई मतलब भी नहीं बनता। वो सारे इंटरेस्ट कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में। आपने बचपन में पढ़ा है हायर परचेज, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। खैर आइए, अब मेरे बच्चे हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका यहाँ पे इंडेक्स 23 के अंदर में। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 3 आपका बोरिंग कॉस्ट होते हैं, एक आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक फाइनेंस चार्ज और एक्सचेंज डिफरेंसेज आपका। इंडेक्स 23 के अंदर में इन दो के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है। इसका तो लीज अकाउंटिंग के अंदर में हमने देखा हुआ है कि लीज अकाउंटिंग में जैसे मान लो कोई हम एसेट, कोई बिल्डिंग बना रहा हूं,
और उसके लिए कोई मशीन हमने अगर लीज पे लिया हुआ है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर कोई मशीन हमने लीज पे लिया हुआ है, फाइनेंस लीज पे लिया हुआ है, और उस मशीन पे मैं कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, फाइनेंस चार्जेस पे कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा कि आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। उसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी लीज अकाउंटिंग में आपने देखा हुआ, लीजेज के अंदर में। यहाँ पे हमारा इंड एस 23 इन दो के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करता है। एग्जाम में भी आपके ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था जून 2024 में, अगर आप देखेंगे तो इस पे आपका क्वेश्चन आया था, जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया था। दो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में नहीं है, बट हम लोगों ने क्लास में किया था। आइए ना, मैं फिर से ये मानते हुए कि शायद इस पे 2 मार्क्स का एमसीक्यू बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। लेट्स स्टार्ट रिविजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेज टू बी इंक्लूडेड इन द बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट में जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसको हम कैसे एज ए बोरोइंग कॉस्ट के रूप में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको इन सब चीज में परेशान करूं। मैं चाहता हूं कि रिवीजन करने के लिए भी फटाफट क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिकली उसको रिवाइज करा के फिर ये सब क्या लिखा हुआ है इंड एस 23 में आपको पढ़ के समझा दूं। आइए ना, देखो रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ देखेंगे। कहता है कि एन एंटिटी कैन बोरो फंड्स इन इट्स फंक्शनल करेंसी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फंक्शनल करेंसी मतलब जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो उस कंट्री की जो करेंसी आपकी होगी। यहाँ पे रुपीज यानी कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर आप अपने किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोन लेते हो तो किस रेट से मिलता है? 12%। लेकिन इस एंटिटी ने क्या किया, इंडियन बैंक से, इंडियन आपका एंटिटी से लोन लेने के बजाय उसने किसी बाहर के बैंक से, बाहर के आपके एंटिटी से लोन लिया, और वो $1,000 का लोन लिया 4% के हिसाब से। आप जानते हैं कि कोई भी हो, बाहर से लोन लेना है या इंडिया से लोन लेना है, वो डिपेंड करता है कि आखिर बोरोइंग कॉस्ट सस्ता कहां पड़ रहा है। इंडिया में जो चीज 12% के हिसाब से मिल रहा था, फॉरेन कंट्री में अगर वो लोन मुझे 4% के हिसाब से मिलता है तो ऑब्वियस बात है कि मैं बाहर से लूंगा। सेम इस एंटिटी ने काम किया बच्चे, अपने एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडियन करेंसी में यानी कि इंडियन बैंक से लोन लेने के बजाय उसने बाहर से लोन लिया, जिसपे कि 4% के हिसाब से उसको पे करना है। ठीक है, जिस दिन लोन लिया कहता है कि उस दिन $1 कितने का था? 40 रुपीज का। मैं आपको एक डायग्राम में इतना समझाते चलता हूं क्योंकि क्लास में हमने ऐसे किया, क्लियरिटी आ जाती है। कहता है कि 1 for 2024 को आपने क्या किया, $1,000 का आपने यहाँ पे लोन लिया बच्चे। इस लोन पे आपका रेट 4% है, और आज जो आपका $1 था ना, वो कहता है कि ₹40 के बराबर था, है ना। कहता है कि आपका 40 का रेट था। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल आपका 31 मार्च, एक साल की अकाउंटिंग से पूछ रहा है। ये 31 मार्च 2025 ये कहता है कि इंटरेस्ट पे करने का डेट है, और आज कहता है कि जो एक्सचेंज रेट यहाँ पे 40 रुपीज का था, यहाँ पे $1 आपका कितने का हो गया जी? 50 रुपीज का। $1 जो हमारे पास है, $1 वो आपका ₹50 के बराबर आपके हो गए। ठीक है ना। कहता है कि लोन इज नॉट ड्यू फॉर रीपेमेंट, लोन अभी तक पे नहीं करना, मतलब लोन अभी आगे चलते चलेगा, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एज पर इंड एस 23। मेरे बच्चे, आप तो पहले क्या कीजिए, ये बात समझ लीजिए कि आप एक एसेट का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एसेट का अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस केस में जो बोरोइंग कॉस्ट होगा इस पीरियड का, अगर आपका बोरोइंग कॉस्ट हुआ इस पीरियड का, तो हम क्या करते हैं, उसको कैपिटलाइज करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको ये नहीं बताता कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जो क्वालिफाइंग एसेट है वो कब से स्टार्ट हुआ, अगर वो ना बताए, क्योंकि जब वो स्टार्ट होगा तभी से इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करते हैं। अगर वो ना बताए बच्चे, तो हमेशा ये मानना कि जिस दिन पे आपने लोन लिया है ना, उसी दिन पे आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए इस दिन से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। याद रहेगी बात आपको। तो अगर डेट बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या हम इसी दिन पे मान लेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते। खैर आइए ना, अब स्टार्ट करते। मेन हमें देखना कि बोरोइंग कॉस्ट जो आपका है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले तो 1 for 2024 को आपने 1000 into 40 यानी कि 40,000 का आपने लोन लिया। तो 40,000 का एक तो आपका पैसा आया आप जब लोन लिया तो, और आपने टू फॉरेन बैंक लोन अकाउंट, फॉरेन बैंक लोन या बैंक लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ये कितने का हो गया? 40,000 का। फर्स्ट एंट्री वी हैव ऑलरेडी पास्ड। इसके बाद बच्चे यहाँ देखो कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं आया, ये तो लोन है ना, ये तो लोन लिया और पैसा बैंक में आ गया।
अब समय आगे चला, साल का एंड आ गया, जिस दिन हमें इंटरेस्ट पे करना है। क्योंकि इंटरेस्ट आप इस पीरियड का पे कर रहे हो, जो भी इंटरेस्ट पे करोगे दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने देखा भैया इंटरेस्ट हमने कितना पे किया। इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे बच्चे, अगर आपने बाहर से $1000 का आपने कर्ज लिया है तो $1000 पे आपको किस रेट से इंटरेस्ट पे करना है, 4% के हिसाब से। तो 1000 इंटू 4, इतना इंटरेस्ट आपको पे करने के लिए हमें जो, क्योंकि हमें तो डॉलर में पे करना होगा ना, तो रुपीज देके डॉलर लेने होंगे, तो रुपीज हमें $1 के लिए कितना देना होगा 50। तो 50 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2000 आप यहाँ पे रुपीज पे कर रहे हो अपना यहाँ पे इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट हमने क्या किया जी, प्लांट के कॉस्ट में ऐड कर दिया, ना कि हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किए। अगर ये प्लांट के लेना होता तो हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया जी, प्लांट में कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे, एक तो हमने इंटरेस्ट पे करने की इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज जो फ्लक्चुएशंस है वो बोरोइंग कॉस्ट के रूप में कैपिटलाइज किया जाएगा या प्रॉफिट लॉस में, अब उसके बारे में देख रहे हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बात। जो $1 यहाँ पे 40 का था, यहाँ पे कितने का हो गया, 50 का। तो अगर 40 रुपीज $1 का था, दैट बिकम्स इक्वल टू यहाँ पे 50 रुपीज, तो पर डॉलर 10 रुपीज लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स है ना बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में कि मॉनेटरी आइटम साल के एंड में क्या होते हैं, क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो लायबिलिटी को अपनी बढ़ानी पड़ेगी। $1000 है और आपका 10 रुपीज से यहाँ पे क्या हो गया, आपका पेबल अमाउंट आपका बढ़ गया, तो 10 के हिसाब से 10,000 यहाँ पे एक तो लायबिलिटी बढ़ गई। और बताओ, जो लायबिलिटी 40 थी बढ़ के 50 हो गई, ये इससे क्या हुआ, वी हैव फॉरेन एक्सचेंज लॉस, हमें एक लॉस हो गया 10,000 का, है ना। जो 40 लिया था, ये रेट बढ़ने के चलते हमारा क्या हो जाए, 50 के हिसाब से पे करना होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ। ऐसे तो ये लॉस क्या होता है, हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ये लोन क्यों लिया है जी, अपने इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इंडेक्स 23 क्या बोलता है उसको ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि इस 10,000 में से कुछ जो लॉस हुआ है वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्लांट के कॉस्ट में कितना ऐड होगा उसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी, आपको इस तरीके से चेक करना होगा। वो कहते हैं कि एक, मुझे ये बताओ कि आपको एक्सचेंज लॉस आज टोटल कितना हुआ, हमने कहा कि 10,000 दिखाया ना बच्चे, ये 10,000 का हमें लॉस हुआ। कहते हैं कि जरा बताओ कि अगर ये लोन आप स्टार्टिंग में बाहर की कंट्री से लेने के बजाय अगर इंडियन करेंसी में आप इंडियन बैंक से लोन लिए रहते, तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना बनता। तो कहते हैं कि भैया हमने टोटल लोन कितना लिया था, 40,000, लोन तो बच्चे 40 का ही लिया था ना, और अगर ये हम बाहर से ना रखे, अगर इंडिया में लेते तो रेट कितना पड़ता, 12% आपका। तो 40,000 इंटू 12, यानी कि हमें यहाँ पे 4800 का इस एक साल का टोटल इंटरेस्ट होता अगर हम लोन इंडिया में लिए रहते तो, ठीक है। तो कहते हैं कि हम आपके एसेट की कॉस्ट में टू द मैक्सिमम जो ऐड करना अलाउ करेंगे ना, वो इतना ही जितना आपका इंडियन बैंक से अगर लोन लेते हैं और जो रेट होता तो 4800। इस 4800 में जरा बताओ, हम ऑलरेडी उनको एक्सपेंस इंटरेस्ट के रूप में हम कितना दिखा चुके हैं, प्लांट में ऐड कर चुके हैं 2000। दोबारा सुनिए, दोबारा थोड़ा सा स्लो होगा फिर फास्ट होगा। कहते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट आप जो प्लांट की कॉस्ट में ऐड करोगे वो टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, अगर वो लोन हम इंडिया में लिए रहते हैं, तो इंडिया में अगर लोन लेते हैं और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इंडिया में, उसके मुताबिक टोटल इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, हमने कहा कि 4800। तो कहते हैं कि इन एनी सर्कमस्टांसेज यही 4800 का अमाउंट जो होएगा वो अपने प्लांट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो इस एक साल के पीरियड में। इस 4800 में हमने पहले ही 2000 इंटरेस्ट आपका प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर चुके हैं, तो हमने कहा कि ठीक है जी, 48 टोटल अलाउड है, 2000 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो और 2800 का अमाउंट जो होएगा वही अपने प्लांट के कॉस्ट में और ऐड कर सकते हैं एज पे इंडेक्स 23। तो हमने कहा कि ठीक है, ये जो 10,000 का आपका जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ ना बच्चे, उसमें से 2800 क्या कीजिए, प्लांट की कॉस्ट में ऐड कीजिए, और बाकी जो डिफरेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैंने बहुत क्लियर कट आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए पूरा सब कुछ समझा दिया है,
मस्त तरीके से आप समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोबारा एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ जाए कि जरा बताओ जी इस क्वेश्चन के अंदर के इसको देखते हुए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट विच कैन बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स विल बी हाउ मच, कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आपको बोलना होगा एक ही फटाफट कि भैया लोन कितना लिया, 1000 इंटू 40 यानी कि 40,000 का लोन लिया। अगर ये लोन हैड दिस लोन टेकन फ्रॉम द इंडियन बैंक तो हमें इंटरेस्ट कितना होता जी, 40,000 इंटू 12 यानी कि 4800। यही मैक्सिमम अमाउंट है जो हम इस एक साल में कैपिटलाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम आया अच्छी बात है, ज्यादा नहीं। तो 2000 पहले कैपिटलाइज कर लिया था तो 28 और 48 हो गया, बाकी कुछ अगर लॉस दिख रहा होगा तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। आइए ना, मैं इस आपके दिमाग में 2-3 सवाल और हो सकते हैं बेसिकली तब जब आपने इसको पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। बाकी जो मेरे पेट बच्चे हैं बहुत आसानी से इसको रिवाइज करेंगे, मजा आपको आएगा। आप जानते हैं एक एक कंटेंट को हमने कवर किया हुआ है ना। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आइए। एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में एज्यूम कीजिए कि एक्सचेंज रेट आपका 41 है। मतलब कि अब आप मान लो जहां पे हमने यहाँ पे 50 लिखा था ना बच्चे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट कितना है जी, 41 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमने कहा कि ठीक है, क्या दिक्कत जाएगा अगर ऐसा होता है तो पहला एंट्री तो सेम लोन लेने का। जब हम इंटरेस्ट पे करने जाएंगे बच्चे, इंटरेस्ट पे करने तो 1000 इंटू 4%, और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें 41 के हिसाब से डॉलर को परचेज करना होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा क्या हुआ 1640, और इसको हमने क्या किया प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। दिस इज द बोरोइंग कॉस्ट व्हिच हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। नाउ अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट फिर से चेंज हुआ बिकॉज द रेट विच वाज 40 ऑन दिस डेट नाउ दैट हैज बिकम 41 per dollar, 1 rupee has been increased. There is a loss, there is a foreign exchange loss to this entity. Now see how that will be capitalized. तो हमने कहा कि भैया यहाँ पे हमें 1000 से लायबिलिटी बढ़ गई, इससे हमें लॉस हो गया 1000 का। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हम समझते हैं। अकाउंटिंग समझाने के लिए कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ ये आपको देखना है। हैड द एंटी बोरो द फंड इन द फंक्शनल करेंसी, हमारा टोटल कितना होता है 4800 में हम ऑलरेडी कितना कैपिटलाइज कर चुके हैं 1640। तो और हम कितना कर सकते हैं 3160, और 3160 हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट एसेट की कॉस्ट में ऐड करूं या क्या करूं उसके लिए सिर्फ 1000 का अमाउंट है। तो ये पूरा का पूरा 1000 क्या होगा जी प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में क्या आ जाएगा नील। एग्जाम के टाइम पे प्रॉफिट लॉस के आगे नील लिखिए, चाहे इस नाम को ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। प्लांट टू फॉरेन बैंक लोन अकाउंट, काम पूरा हो गया। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा किसी भी तरीके से इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वंस आपको ये पता है कि हाउ मच द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी कैपिटलाइज इन द आपका एज ए बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर आपका? यस सर। अब ये बता दो ना, ये जो चीज आपने बताया ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर में ये चीज क्या था। अब मेरे बच्चे मुझे पढ़ाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत आसानी से आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं। ये देखिए कहता कि द एडजस्टमेंट शुड बी ऑफ एन अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सटेंट टू विच एक्सचेंज लॉस डज नॉट एक्सीड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन फंक्शनल करेंसी व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी में हमने जो बोरो किया था उसका कॉस्ट कितना था, और फॉरेन करेंसी में जो हमने बोरो किया उससे कितना ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं। इसका जो डिफरेंस आएगा उतना ही और आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इंडेक्स के लैंग्वेज में, जो सिंपल शब्दों में प्रैक्टिकली मैंने क्लास में बताया और यहाँ पे आपको रिवीजन में भी करा दिया। आइए जरा इसके बाद हम आते हैं अब यहाँ पे थोड़ी कहानी को और बढ़ाते हैं, फिर इसको देखेंगे क्या निकल के आता है। ये चीजें क्या है मैं पहले 3rd क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बना तो मेरे हिसाब से ये आपका 4 to 6 मार्क्स तक में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। ABC Limited has taken a loan of $20,000 on 1st April 2023 for constructing a plant at interest rate of 5% per annum payable on annual basis। हमने एक आपका US कंपनी से एक लोन लिया है जी $20,000 का, इस डेट पे लिया है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। जिस दिन पे लोन लिया था उस दिन पे कहता है एक्सचेंज रेट आपका कितना था 45। एक्सचेंज रेट कहता है कि आपका 31 मार्च 24 1 साल के बाद इतना हो गया और 2 साल के बाद कहता है कि इतना हो गया। ठीक है, मैं आपके साथ डायग्राम बनाऊं, ऐसे डायग्राम मुझे बना लेना चाहिए था क्योंकि आपका रिवीजन है टाइम सेव होता है, बट एनीवे कोई बात नहीं। ये लीजिए फटाफट कर लेंगे हम लोग। लोन कब लिया था 1/4/2023 को। आप मुझे बताओ $1 यहाँ पे कितने का था जी जब हमने लोन लिया था,
कहता है कि उस समय था ₹45। फिर यहाँ यानी कि 31 मार्च 24 को कहता है कि एक जो आपका डॉलर है दैट बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, ये कहता है कि 48 हो गया आपका 48। और यहाँ मेरे बच्चे 31 मार्च 25 को कहता है कि एक जो आपका डॉलर है उसका रेट यहाँ पे कितना हो गया, 46 आपका हो गया। ये डिफरेंट डेट्स पे आपको रेट बताए जा रहे हैं। फिर आगे पढ़ना, फिर क्या बता रहा है, द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लोकल करेंसी एट इतना। अब आप जानते हैं कि जिस दिन पे हमने लोन लिया था उस दिन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बच्चे, उतना ही टू द मैक्सिमम 1 साल के अंदर में बोरिंग कॉस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेट बता रहा है। और याद रखना ये रेट कब का इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन पे लोन लिया उस दिन का रेट आपका है ना, उस दिन का रेट आपका, ठीक है। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट कितना का अप्लाई किया जाएगा, और बोलता है कि यहाँ की एंट्री पास कीजिए। मैं शुरू करता हूँ, मुझे बिल्कुल इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना। एक तो मेरे बच्चे पहले आपने क्या किया, लोन लिया $20,000 इंटू 45 यानी कि 9 लाख का लोन लिया। फर्स्ट एंट्री वी हैव ऑलरेडी पास। सर एग्जाम में हम नरेशन लिखेंगे, लिख देना है ना। मैंने फटाफट किया इसलिए कुछ का नरेशन छूट गया है। आपका टाइम कम रहेगा एग्जाम में तो चाहो तो छोड़ देना, बट कोशिश करना लिखने का। तो एक तो लोन लेने की एंट्री हो गई ना। अब हमारे पास क्या होगा, समय आगे चला, चलते चलते हम यहाँ पे आ गए। आपको पता है कि एक तो इंटरेस्ट की एंट्री करनी होगी। ये मानते हुए कि इस साल का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे पे किया, आपने क्या किया जी, पेमेंट किया। कितना पे किया, तो $20,000 इंटू 5% का रेट। और जब इंटरेस्ट पे करने जाओगे हमें डॉलर परचेज करना होगा, और आज रेट किस रेट से मिलेगा, 48 के हिसाब से। तो 48,000 का आपने क्या किया जी, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे किया दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड यानी कि एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्लांट। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं सर, हमने यहाँ की एंट्री दिखा दी। अब हमें यहाँ पे एक चीज और करना होता है, क्योंकि मॉनेटरी आइटम से आपका लोन उसको इस रेट पे हमें लेकर आना होगा। और रेट पे जब यहाँ पे लेकर आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा या फिर गेन होगा। अगर लॉस होगा तो क्या किया जाएगा वो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं एक बार दोबारा दिखाऊंगा। ये देखिए आपका ₹3 से पर डॉलर बढ़ रहा है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया 20,003 यानी कि 60,000 का। आउट ऑफ दिस 60,000 हाउ मच अमाउंट वी आर गोइंग टू एड एज द बोरोइंग कॉस्ट इन द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, और कितना वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लेट्स कैलकुलेट। तो क्या करेंगे जी, ये हमारे पास वर्किंग में हम आ गए। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर ये लोन हम आपका फंक्शनल करेंसी में लिए रहते हैं तो 9 लाख का लोन था बच्चे स्टार्टिंग में, है ना। स्टार्टिंग में जो लिया था वही देखेंगे। 9 लाख पे 11% के हिसाब से इस 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनता, 99। कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी हम कैपिटलाइज कर चुके हैं, 48। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर चुके हैं हम यहाँ पे, 48 आपका 48। तो बाकी और कितना कैपिटलाइज करेंगे, तो 51,000 बस 50 और हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक बार चेक करो, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ कितने का, 60 का। तो 60 में 51 कैपिटलाइज किया, बाकी कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसमें कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो, ये सर फिर समय आगे चलाओ, चलते चलते हम यहाँ पे आ गए। अब पिछला साल खत्म हो गया, पिछले साल कहानी, अब हम अगले साल में आ गए। अगले साल के एंड में अगेन इंटरेस्ट पे किया जाएगा एंड दैट इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। और कंस्ट्रक्शन का डेट ना बता के कब कंप्लीट हुआ तो अभी अनगोइंग है, वो चलते रह रहा है। सिग्निफिकेंट टाइम लेता है ना, अभी बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो हमने क्या किया, 31 मार्च 25 को अगेन $20,000 पे 5% के हिसाब से इस बार रेट कितना चल रहा है, 46। तो 46 के हिसाब से इतना हमने इंटरेस्ट पे किया, दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड इनटू द बैंक प्लांट में। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्लक्चुएशंस आपका हुआ उसकी अकाउंटिंग। मुझे बताओ 48 का रेट हो गया 46, रेट गिरने से एनईटी को घाटा के फायदा, सर फायदा कितने का फायदा हो गया, ₹2 पर डॉलर, है ना। तो ₹2 यानी कि 40 यानी कि हमें अगर जब उनको पे किया जाएगा तो ₹40,000 हमें कम पे करना पड़ेगा जितना लास्ट में रिकॉर्ड हुआ था उसके मुताबिक। ये जो 40,000 का आपको फायदा हुआ, फायदा ऐसे तो प्रॉफिट लॉस में जाता है बट नॉन मॉनेटरी पे, बट इंडेक्स 23 ने कहा है कि इस फायदे में से कुछ क्या होगा जी, प्लांट के कॉस्ट में से माइनस होगा एंड कुछ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्लांट के कॉस्ट में से कितना, ध्यान से सुनिए, मेरा वर्किंग नोट्स नंबर 2 यहाँ पे कहते हैं कि आपको लॉस कितने का हुआ, 40,000 का। कहते हैं कि जरा मुझे बताओ कि आपने पिछली बार जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ था उस फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से कितना आपने कैपिटलाइज किया था। हमने कहा कि जितना फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ था उसमें से 51,000 हमने प्लांट के कॉस्ट में ऐड किया था। कहते हैं कि जितना आपने प्लांट के कॉस्ट में ऐड किया था उतने अमाउंट तक का जो फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा वो प्लांट के कॉस्ट में से माइनस करना है। मतलब पहले प्रायोरिटी जैसे आपने यहाँ पे लॉस के टाइम के पे
प्लांट को दिया था उसी तरीके से गेन के टाइम पे भी पहले प्लांट को देना होगा, मतलब एसेट को, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस में। तो हमें ये जो आपका 40,000 का गेन हुआ है, 40,000 का गेन हुआ है, इसमें से कितना अमाउंट हम प्लांट के कॉस्ट में से माइनस करेंगे। कहते हैं कि बताओ लॉस के टाइम पे प्लांट के कॉस्ट में कितना ऐड किया था, 51, तो टू द मैक्सिमम 51। अब देखो ना, ये तो 40 है ना, 51 तो आया ही नहीं, तो पूरा का पूरा 40 आपने क्या किया, प्लांट के कॉस्ट में से माइनस करना है, कुछ बचा नहीं, इसलिए प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं गया। जो हमने नहीं लिखा एग्जाम में नहीं लिखो, चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यारे बच्चे आप, कि दिस विल बी एडजस्टेड, यानी कि डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, जो हमने पहले किया था, एज देयर इज अनरियलाइज एक्सचेंज लॉ। अनरियलाइज है ना बच्चे, ये जो हमने यहाँ पे आपका ये जो ऐड किया था 51,000, ये जो हमें कहाँ चला गया वो, ये जो 60,000 में हमने जो यहाँ पे लायबिलिटी में बढ़ाया था, दिस इज अनरियलाइज गेन, है ना। ये जो लॉस गेन हो रहा है, अनरियलाइज का मतलब क्या बताया था, जो भी एक्चुअली हुआ नहीं है, वो होगा कब, जब एक्चुअल में हम पेमेंट करेंगे लोन का। अभी पेमेंट थोड़े किया है, हम तो लायबिलिटी को बस आज के रेट पे उसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड, है ना, बताया ना हमने क्लास में। तो वो कह रहा है कि वो 51,000 जो अर्लियर हमने ईयर में रिकॉग्नाइज किया था, उतना ही हम यहाँ पे प्लांट की कॉस्ट से माइनस कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें 40 हुआ तो हम उसमें से माइनस कर दिए। क्लियर। और इन्हीं बातों को यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, जो इंडेक्स 23 कहता है। नाउ एक क्वेश्चन और भी मैंने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ना, वो हमारा जो अभी रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, वैसा क्वेश्चन था, बस फिगर अलग था। इस बार अगर आया मान लो 4 to 6 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन बनने की भी संभावना है, या तो 3rd या 4th, आपका 4th आइए, सेम टाइप का, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है। Entity can borrow funds in its functional currency at the rate of 2% per annum. It borrows 1,000 आपका डॉलर एट द रेट ऑफ 4% ऑन 1 April 21। उस समय आपका $1 कितने का था, 40 का। कहता है कि फ्रॉम अ फॉरेन बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन इंडिया, ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 को कहता है कि एक्सचेंज रेट आपका 50 हो गया। एक्सचेंज रेट कहता है कि 31 मार्च 23, 2 साल की कहानी बस मैंने ऐड कर दी है, पहले में आपका 50 और फिर आपका 44 हो गया। और हाँ, कहता है कि $600 जो था ना बच्चे, हमने 31 मार्च 22 को पे भी किया है। बोलता बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है जहां पे बहुत सारे डेट्स हो, बहुत सारी बातें हो, एग्जाम में क्या कीजिए, सारी बात को आप यहाँ पे डायग्राम पे आप लेकर आ जाइए। मुझे बताओ लोन हमने कब लिया था, 1 April 21। कितना हमने डॉलर लिया था जी, हमने लिया था $1,000 लिया था। और इस दिन जो आपका $1 था उसका बस रेट बता दीजिए, तो यहाँ पे था आपका 40 रुपीज। फिर समय आगे चला और यहाँ पे 31 मार्च 2022 को हम आए, और 31 मार्च 22 को $1 किस रेट से आपका हो गया, ₹50 के हिसाब से। यहाँ तक की अकाउंटिंग आप जानते हैं। फिर 23 यानी कि इस दिन पे 31 मार्च 23 को कहता है कि आपका $1 जो डॉलर है वो आपका कितने का हो गया, 44 का। ये भी अकाउंटिंग आप जानते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। बस एक नया चीज आपके पास आ गया कि $600 ऑफ बोरोइंग को हमने 31 मार्च 22 को पे कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूं कि आपने $600 का आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, पे भी कर दिया है। एक्सक्यूज मी, आप समझे ना मेरी बात, और कुछ भी नया नहीं है। तो आइए ना थोड़ा फास्ट में रिवीजन करें और एंजॉय करें इस इंडेक्स को, और जो एग्जाम आपका आने वाला उस महापर्व को मस्त तरीके से हम एंजॉय करें। सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहले तो यहाँ पे हमने क्या किया, लोन लिया जी, लोन को यहाँ पे एंट्री कर दिया 40,000 से। यहाँ पे हम आए बच्चे, हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, हमने इंटरेस्ट पे किया 2,000 का, और हमने बैंक प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। यहाँ पे 40 बिकम्स 50, 10,000 का आपका यहाँ पे एक्सचेंज जो लायबिलिटी बढ़ा उसे लॉस हो गया। इस लॉस में क्योंकि पहला वाला ही वर्किंग है, 28 आपका प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो गया, बाकी 72 चला गया प्रॉफिट लॉस में। यहाँ तक की अकाउंटिंग एग्जैक्टली वही है जो पीछे किया था। एक चीज हमने ऐड कर दिया कि मान लो इसके बाद क्या कहता है जी, कहता है कि कुछ डॉलर्स पे हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ पे पेमेंट किया ना बच्चे, तो आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ तक की सारी एंट्री कर ली ना, सब कुछ जो नॉर्मल करते हैं, आप पेमेंट करने की एंट्री कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री किया $600 का 31 मार्च 2022 को, है ना। वो किसी भी डेट को बोलेगा तो क्या करेंगे बताऊंगा, पहले यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए यहीं पे पेमेंट हुआ। जब $600 का आपने पेमेंट किया तो हम क्या करेंगे जी, एक तो $600 का आपने पेमेंट किया तो $600 50 के रेट से परचेज किया होगा,
आपने क्या किया, 30,000 का यहाँ पे पेमेंट कर दिया, 30,000 का पेमेंट कर दिया है ना, पैसे चले गए। और आपके पास लोन कितने से कम हो गया, सेम अमाउंट से, क्योंकि अभी अभी लोन को हमने 50 पे कन्वर्ट किया था और 50 के रेट से पे हुआ, तो लोन आपका 6,000 इंटू 50 यानी कि 30,000 पे हो गया। ये हमारा काम पूरा हो गया। 2 मिनट ठहर जाओ, हमने क्या किया, पहले लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, लोन को हम आज के रेट पे लेकर आए, क्लोजिंग रेट पे, और क्योंकि आज ही पेमेंट हो रहा है तो हमने क्या किया, फिर उसका पेमेंट भी कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास क्या हुआ जी, इसके बाद हम यहाँ पे आ गए 31 मार्च 23 को, जिस दिन आपका $1.44 का हो चुका है। तो जो आपको यहाँ पे पहले 10 रुपीज का लॉस हुआ था ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन आपका कितना जी, पर डॉलर 6 रुपीज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे 6 रुपीज का हमें गेन हुआ, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है, गेन हुआ। पहले हम इस पूरे 1 साल का इंटरेस्ट वाली एंट्री कर दें। जब जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। आउट ऑफ $1,000 $600 का पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे डॉलर कितने बच गए, 400। उन 400 पे इंटरेस्ट का हमने पेमेंट किया और वो इंटरेस्ट हमने क्या किया जी, कैपिटलाइज कर दिया। ये देखिए अब आपका प्लांट की कॉस्ट में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें जो फायदा हुआ $400 पे 6 रुपीज का, क्यों 6 रुपीज, क्योंकि जो लायबिलिटी हमने 50 पे दिखाई थी अब उसको हमने 44 पे लेकर आए। तो पर डॉलर जो 6 रुपीज का फायदा हुआ, तो इससे क्या हुआ, लायबिलिटी कम हो जाएगी, कम पे करना होगा, और कम पे करना होगा तो हमें गेन हुआ। वो गेन अब हमें क्या करना है जी, कुछ प्लांट के कॉस्ट में, कुछ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कितना जाएगा प्लांट के कॉस्ट में, बहुत ध्यान से, जितना अमाउंट कहते हैं कि भैया आप मुझे बताओ, जो फॉरेन एक्सचेंज जब लॉस हुआ था उस टाइम पे आपने कितना प्लांट की कॉस्ट में ऐड किया था, हमने कहा था उसमें हमने ऐड किया था 2800। तो जितना हमने फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से प्लांट की कॉस्ट में ऐड किया था, उतना गेन हम वहां से माइनस करेंगे प्लांट में से। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देना, कहते हैं कि ये जो 2800 का आपने जो प्लांट की कॉस्ट में जो आपने ऐड किया था फॉरेन एक्सचेंज लॉस, वो आपने ऐड किया था $1,000 पे। अब जो अगर ये 1000 पे इतना प्लांट की कॉस्ट में ऐड किया था, तो जो डॉलर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बताइए प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना है। हमने कहा कि ठीक है जी, ये देखिए आपका यहाँ पे हमें टोटल गेन कितना हो गया, $400 पे आपका 400 आपका इंटू 4 यानी कि 2400। इस 24 में प्लांट की कॉस्ट में से कितना माइनस किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पहले 2800 का जो हमारा गेन हुआ था वो $1,000 पे हुआ था, 1000 पे। तो बताओ जरा अब कितने बच गए, $400 आपके पास, क्योंकि 600 का पेमेंट हो चुका है। तो 2800 डिवाइड बाई 1000 इंटू आपका 400, ये कितना आ गया हमारा 1120, 1120 रुपए। 1120 तक टू द मैक्सिमम आप रिवर्सल कर सकते हो। तो हमें जो यहाँ पे आपका 2400 का फायदा हुआ था, उसमें से 1120 हमने प्लांट के कॉस्ट में से किया और बाकी कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। दोबारा सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली सेम जो पीछे से आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये हमने जो प्लांट के कॉस्ट में जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस हमने ऐड किया था, वो लॉस कितने डॉलर पे था, 1000 पे। तो आप बताओ $1000 पे अगर इतना लॉस प्लांट के कॉस्ट में ऐड किया था, तो गेन कितने डॉलर पे हो रहा है, पहले वो बताइए। हमने कहा कि गेन तो हमें सिर्फ $600 पे, $400 पे आपका हो रहा है, 400। तो 400 पे प्रोपोर्शनेटली जितना अमाउंट प्लांट के कॉस्ट में ऐड किया था टू द मैक्सिमम, उतना ही आप यहाँ पे रिवर्सल कर सकते हैं। हमने कहा कि 400 पे कितना हो जाएगा, 1120। तो ये जो आपको अभी गेन हुआ उसमें से 1120 प्लांट के कॉस्ट में, बाकी चला जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्लियर ना? मैं चाहता हूं कि एक बार दिमाग को शांत करके आप यहाँ पे इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका आगे बढ़ते हैं। प्लीज एक बार इसको ठीक से आप देख लीजिए। मैं 1 सेकंड में साइलेंट हो जाता हूं। आइए अब मेरे बच्चे एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में चल सकता है कि सिर्फ एक बात बताओ, ये जो आपका 600 का पेमेंट हुआ इस क्वेश्चन में तो यहीं पे हो गया। मान लो पेमेंट आपका यहाँ पे होता और उस दिन रेट आपका मान लीजिए 50 की जगह पे यहाँ पे 52 या फिर आपका 47 हो जाता, तो हम क्या करते हैं? जिसका जो पेमेंट हुआ उसके ऊपर बताइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। आपने यहां तक की एंट्री तो एग्जैक्टली आपको सेम करनी है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मान लीजिए ये पेमेंट आपका क्या होता, ये पेमेंट सपोज दैट कि आपका 31 मार्च 22 के जगह पे अगर मान लीजिए 15/4/2022 को होता,
5, 10, 20 दिन के बाद आपका पेमेंट अगर होता, तो उस केस में नो डाउट कि जो रेट आपका यहाँ पे था दैट वाज 50, वो चेंज हो जाता। अगर 50 मान लो 52 हो जाता, तो हम क्या करते जी, इसको 52 के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। जब 52 के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट गया 52 के हिसाब से, लोन खत्म हुआ, जितना बुक में पहले से रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। वो लॉस को हम क्या करेंगे, हम अपने प्लांट के कॉस्ट में ऐड करेंगे या फिर उसको हम आपका प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। वो एग्जैक्टली सेम कि अगर हम उस टोटल लोन को इंडियन करेंसी में लिए रहते तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होता, वो था ना 4800 तक का जो लॉस होगा बच्चे, वो आपका क्या होगा, आपके कैपिटलाइज किया जाएगा। मतलब कि 48 में पहले मान लो 3000 कैपिटलाइज कर चुके हैं, तो यहाँ पे और 1800 रुपए कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर कैपिटलाइजेशन का कैपेसिटी खत्म हो चुका तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये मान लो कि आपका 47 के हिसाब से यहाँ पे आपका पेमेंट हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया। गेन को हम क्या करेंगे जी, कुछ हम क्या करेंगे, प्लांट के कॉस्ट में माइनस करेंगे, कुछ आपका ये प्लांट के कॉस्ट में कितना माइनस करेंगे, एग्जैक्टली जितना हम प्लांट के कॉस्ट में ऐड कर चुके हैं उन $600 के ऊपर में, आपका उन $600 के ऊपर में, उतना हम क्या करेंगे, बाकी आपका आगे। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना आपका? यस सर। तो मैंने ये भी बता दिया आपको। अब आइए अगला है यहाँ पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। खत्म हो गया बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट को लेकर जो हो सकता है वो मैंने बता दिया। कहता है कि बताओ जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। कहते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट तभी कैपिटलाइज किया जाएगा, एक तो पहले इट इज प्रोबेबल दैट कि इट विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी, जब इससे हमें फायदा होगा। फायदा कब होगा, जिस एसेट्स को बना रहे हैं वो एसेट्स हमारे बिजनेस में यूज आपका होगा। और दूसरा जो बोरोइंग कॉस्ट है, अगर आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया और आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। अदर बोरोइंग कॉस्ट जो होगा, इसके सिवाय जो कुछ और अगर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये भी क्लियर आपका। आइए अब इसके बाद बच्चे अगला जो टॉपिक हमारे पास है, उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको दिमाग में रिकॉल कराना चाहता हूं। ये क्या टॉपिक है आपका। अभी अभी हमने देखा कि मान लो हमने यूएस डॉलर 10,000 का हमने एक कर्ज लिया। क्यों लिया जी, एक क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इस पे आपको क्या हो रहा है कि एक तो हम लोग इस पे जो इंटरेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पीछे कि जो भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वी हैव कैपिटलाइज दैट इंटरेस्ट, ये एज्यूम करते हुए कि दैट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका, है ना बच्चे। फिर हमने क्या देखा कि ये जो यूएस डॉलर है, इस पे अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉस या गेन हो रहा है तो उस लॉस गेन का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, है ना। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। मैं अब आपको इस टॉपिक के अंदर में कहां लेके आना चाहता हूं, मैं वो बता रहा हूं आपको कि देखो ये जो आप लोन लेते हो ना, लोन चाहे यूएस डॉलर में लिया आपने, चाहे आपने इंडियन करेंसी में लिया, है ना, मतलब इंडियन बैंक से लिया, कोई भी आपका हो, ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट किस पे पे कर रहे हैं, लोन के ऊपर में। ये लोन आप अगर इस एसेट को बनाने के लिए लेते हो बच्चे, ये लोन आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो ये लोन होगा स्पेसिफिक या फिर लोन होगा आपका क्या जी, जनरल। दो चीजें आपकी होंगी, लोन स्पेसिफिक या जनरल। स्पेसिफिक लोन का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर सपोज दैट कि इस एसेट को बनाने के लिए अगर हमने लोन लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं। और हमने कोई बिजनेस में पैसा है जिसको लोन पे हमने उठाया है और उसमें से कुछ पैसा हम क्या कर रहे हैं, ये आपका बिल्डिंग को बनाने में यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल। नहीं समझ में आया होगा आपको अभी फिलहाल, मैं एक बार बहुत सिंपल शब्दों में अपने शब्दों में आपको बता दूं स्पेसिफिक जनरल का क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। ये देखिए आप यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब, मुझे यानी कि संतोष सर को यानी कि सीओसी को लगा कि मुझे अपने लिए एक बिल्डिंग बनाना है और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा जी, तो हमने कहा कि यार इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ना चलो बैंक से लोन लेते हैं, 10% बैंक लोन। आप मुझे बताओ
जब ये बैंक लोन मैंने रेज किया था तो मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव था कि इस बिल्डिंग को बनाऊंगा। जब जो हमारा क्वालिफाइंग एसेट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही अगर मैं लोन ले रहा हूं, दिस इक्वल टू स्पेसिफिक लोन। ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा, बट मैं आपको दिमाग में बैठाना चाहता हूं स्पेसिफिक जनरल में क्या फर्क होता है। दिस इक्वल टू स्पेसिफिक लोन। आपका जनरल का मतलब क्या होता है कि ये मेरा बैलेंस शीट है। मैंने बिजनेस में यहां पे क्या किया जी, 10% डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं। 10% डिवेंचर मान लीजिए 20 लाख के हैं। मेरे पास 12% बैंक लोन है, बैंक से भी एक लोन लिया हुआ है, मान लीजिए 30 लाख रुपए का है। कहीं और से भी मान लो 15% का कोई बॉन्ड हमने इशू किया है, कुछ और भी लोन लिया है, मान लीजिए 50 लाख रुपए का है। अब इतने सारे पैसे मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि मुझे बिजनेस में चाहिए पैसे। बिजनेस में बहुत सारे काम करने होते हैं, बिजनेस को ऑपरेशन को मैनेज करना होता है, बिजनेस को ये करना होता है, वो करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। उसके लिए हमने कुछ इक्विटी भी इशू किया था, कुछ लोन भी हमने लिया था। ये हमारे पास टोटल इतना पैसा है, पहले पैसा आ चुका है। अब हम लोग कहते हैं कि यार अब हमें क्या करना है कि अपने बिजनेस में हमें एक यहाँ पे क्या करना है कि एक मान लो प्लांट बनाना है, एक प्लांट बनाना है। तो प्लांट बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? इसके लिए हमने कोई अलग से पैसा रेज नहीं किया। जो पैसा लोन का हमारे पास ऑलरेडी बिजनेस में चल रहे थे ना बच्चे, उसमें से ही मान लीजिए हमने 35 लाख रुपए क्या क्या इसमें यूज कर लिया। तो जब आपका जो क्वालिफाइंग एसेट्स है उसके लिए ही स्पेसिफिकली आप लोन लेते हो तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लोन। लेकिन आप अलग से एक लोन, दो लोन, तीनों, 10 कितने भी हो सकते हैं, जो बिजनेस के लिए लिया था, बिजनेस में डिफरेंट काम के लिए, उसमें से एक काम हमने क्या किया इसके लिए यूज किया, उसको बोलते हैं जनरल लोन आपका, जनरल लोन आपका। ठीक है ना? हम दोनों पे हमारा इंडेक्स क्या बोलता है कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने के लिए, उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। और वो यहां पे आपको दिखाने के बजाय यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले मैं इसको आपको यहां पे प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से। कहता है कि अल्फा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 23 borrowed 9% 30 lakhs rupees to finance the construction of 2 qualifying asset, एक फैक्ट्री बिल्डिंग और दूसरा ऑफिस बिल्डिंग। दो बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने इतने रुपए का लोन लिया है। स्पेसिफिक हो गया है ना, हमें पता है कि इस पर्पस के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल। डेट बता दो, ठीक ना बताए तो हमेशा क्या मानते हैं, जिस दिन लोन लिया उस दिन ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल। जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन लोन भी आ गया, यहां भी दिख रहा था हमें। एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलो विथ रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्पोरली 7%। जो पैसा यूज हो रहा था ठीक है, बाकी जो पैसा भी सरप्लस पड़ा था उसको हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, 7% उस पर हम कमा रहे हैं। कहता है कि फैक्ट्री बिल्डिंग पे, अभी इसको मत देखना, फैक्ट्री बिल्डिंग पे कहता है बच्चे कि आपने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज और 1 अक्टूबर को आपने 5 लाख रुपीज यूज किया है। तो आउट ऑफ 30 लाख जरा बताओ फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए कितना यूज हुआ? 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख लोन आपका स्पेसिफिक है फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग। बोलता बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना रिकॉर्ड होगा एंड बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक डायग्राम में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। ये लीजिए छोटा सा डायग्राम। हमने 1 अप्रैल 23 को हमने लोन लिया है। फिलहाल ना मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बता रहा हूं? फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए। तो बताओ फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हमने लोन कितना लिया है? 10 लाख रुपीज, है ना, जितना हमने फैक्ट्री बिल्डिंग भी यूज किया। उसके बाद 1 अप्रैल को इसमें 5 लाख यूज कर लिया, बाकी 5 लाख कब यूज किया? यहाँ पे 1 अक्टूबर 23 को यहाँ पे हमने क्या किया जी, 5 मतलब इस पीरियड में लोन का 5 लाख यूज हो गया। और फिर हमने क्या किया, 5 लाख यहाँ पे लोन से पैसे निकाल कर और उसको हमने क्या किया, यूज कर लिया। ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च 24 को। आपका 1 साल की अकाउंटिंग हमें बताना है ना। बोलता कि बताओ क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप जानते हैं जब भी स्पेसिफिक लोन होगा तो मुझे बताओ पहले तो क्वेश्चन में कि देखो क्या क्या चेक करना है। आप मुझे बताओ स्पेसिफिक लोन फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए आपने कितना लिया है? 10 लाख रुपए, 10 लाख। तो मेरे बच्चे जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा? लोन ले लिया हमने, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका, सारी फॉर्मेलिटी, तो हम यहां से शुरू कर देंगे। तो हमारा इंडेक्स 23 कहता है भैया अगर वो स्पेसिफिक लोन है ना, तो स्पेसिफिक लोन कभी कभी कितना भी यूज हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पूरे 10 लाख पे जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है, बहुत ध्यान सुनना, कैपिटलाइजेशन पीरियड, तो हमारा करंट ईयर में कैपिटलाइजेशन पीरियड यहां से शुरू हो गया, एंड कब होगा? यहाँ पे पूरे इस पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आपने इस 10 लाख पे पे किया होगा वो पूरा का पूरा आपका एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यही पढ़ा ना बच्चे हमने? बोलो हाँ, ये सर।
तो हमने बोरिंग कॉस्ट क्या किया जी, 10 लाख 9% का रेट और पूरा 90,000। अगर कंस्ट्रक्शन कहता कि यहां पे स्टार्ट हुआ तो मैं यहां से लेकर यहां तक का करता। मैं क्या बोलता कि 10 लाख में आपका जो रेट है 9% और यहां से यहां जितना भी महीना होता उतने महीने का निकालता मैं। बट क्योंकि यहीं पे सब कुछ हो चुका कमेंसमेंट, तो ये पूरे पीरियड का हमने क्या किया जी, 90,000 का इंटरेस्ट। वो 10 लाख में से यहां कितना यूज हो रहा है, यहां कितना, यहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हम क्या करेंगे जी, पूरे 10 लाख पे जिस दिन कमेंसमेंट का क्राइटेरिया मीट हो गया उस समय से एंड तक जब तक हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हम पूरा का पूरा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे 90,000। अब ध्यान दीजिए, 10 लाख में से बच्चे 5 लाख तो अब यहीं से बिजनेस आपने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। बाकी 5 लाख बैंक में पड़ा हुआ था और वो 5 लाख क्या हुआ, आपने यहां पे निकाला है। तो इसका मतलब कि 10 लाख के लोन में से आपने 5 लाख यहां पे निकाल के कंस्ट्रक्शन में यूज करना शुरू कर दिया। 5 लाख बैंक में पड़े हुए हैं और उस 5 लाख पे इतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिला होगा जहां पे आपने टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब डिटेल मैंने क्लास में समझाया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू नो इट नाउ कि भैया 5 लाख पे इस पीरियड का, क्योंकि जब यहां पे आपने उसको भी निकाल लिया तो फिर तो बैंक में कुछ पैसा रहा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। तो 5 लाख पे 7% और ये कितना महीना हो गया, 6 मंथ, इतना हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो 90,000 का बोरविंग कॉस्ट हमने पे किया और उसी पैसे पे 17,500 हमने कमा लिया। तो नेट 72,500 रुपीज आपका एसेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा एज बोरविंग कॉस्ट। क्लियर ना? ये सर। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा कितना होगा जी, जितना एक्सपेंडिचर आपने लगाया 10 लाख रुपीज प्लस 72,500 रुपीज, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। ये मत कह देना कि सर ये तो 10 लाख जो एक्सपेंडिचर हुआ यानी कि लोन को भी ऐड कर रहे हो। नहीं बदमाश, लोन को नहीं, बिल्डिंग को बनाने में जो मटेरियल लगे होंगे, लेबर लगे होंगे, उनको जो पे किया होगा वो 10 लाख। ये 10, 8, 13, 15 कुछ भी हो सकता है, जितना क्वेश्चन बताएगा वो ले लेंगे, ना बताए तो ये 10 लाख से हमें दिख रहा है तो वो ऐड किया प्लस ये मिलकर निकल के आ गया। क्लियर आपको? ये सर। सेम चीज ऑफिस बिल्डिंग का, डेट तो सबका सेम है। ऑफिस बिल्डिंग का आपका देखिए 20 लाख का अमाउंट हुआ, तो 20 लाख जो ऑफिस बिल्डिंग पे लोन का अमाउंट आपने यूज किया है उस 20 लाख पे यहां तक से यहां तक का इंटरेस्ट आ गया 180। 20 में से 10 आपने यहां निकाल दिया, बाकी 10 आपने क्या किया होगा जी, रखा होगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में 10 लाख में 7% के हिसाब से, और 6 महीने का इतना इंटरेस्ट हो गया 145। इतना आपका एसेट्स की कॉस्ट का निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गए होंगे। स्पेसिफिक लोन होगा तो जिस दिन कैपिटलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हो गया उसी दिन से इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ यूजेज, कब वो यूज हो रहा फर्क नहीं पड़ता, हम पूरे एंड तक का निकाल देंगे जब तक कि कैपिटलाइजेशन चल रहा होगा। ठीक है ना? यही बात मेरे बच्चे आपको यहां पे मैंने समझाया, आप देख सकते हैं। इफ एंटिटी बोरोज फंड स्पेसिफिकली टू ऑब्टेन अ क्वालिफाइंग एसेट, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट्स कैन बी readily identified. Borrowing cost eligible for capitalization would be the actual borrowing cost incurred during the period. उस पूरे पीरियड में जितना आपने एक्चुअल इनकर्ड किया है ना, वो लीजिए, लेस इन्वेस्टमेंट कोई इनकम आपका हो गया तो उसको माइनस करके अमाउंट ले लेंगे। एक नोट कहता है कि नोशनल बोरविंग कॉस्ट कैन नॉट बी, नोशनल मतलब कि हमने किसी को इंटरेस्ट नहीं पे किया, बट बोलते भैया हमारा इंटरेस्ट आखिर पे करता ना, अगर खुद पैसा ना लगा किसी और से लेता, मतलब पैसा खुद लगा दिया तो उस पर तो इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं बनता। नोशनल का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट पे नहीं किया फिर भी कुछ एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऐड करना चाहते हैं, नॉट अलाउ। स्टैंडर्ड डज नॉट एड्रेस एक्चुअल और इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले बता चुका, इक्विटी हो इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसका कॉस्ट यानी कि डिविडेंड के बारे में डिले नहीं करता है ना। और जो इनकम को ऐड करना वाली तो आप बता ही दिया मैंने, वो इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी वाला था कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या था बच्चे आपका स्पेसिफिक लोन जो अगर लिया हमने। अगर लोन हम जनरल लेते तो फिर क्या होगा? वेरी सिंपल। जनरल में आपको मैं ये ऐसे नहीं समझाऊंगा, हमने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, उसी में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया बच्चे जो आपको रिवीजन के लिए भी मैंने रखा हुआ है, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 6। सुनिए ध्यान से। X Limited has a treasury department that arranges funds for all the requirement of the company including funds for working capital and expansion. एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो कंपनी के सारे रिक्वायरमेंट के लिए पैसा अरेंज करता है, वर्किंग कैपिटल के लिए, एक्सपेंशन के लिए, सब कुछ के लिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 24 कहता है कि कंपनी कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, जो साल 31 मार्च 24 को एंड हो रहा है उस साल में कंस्ट्रक्शन आपका हुआ है, स्टार्ट हुआ है, कमेंसमेंट हुआ है। तो अगर हमारा ईयर यहाँ पे 31 मार्च 24 को खत्म हो रहा है तो इसकी स्टार्टिंग हुआ होगा 1/4/23। इस साल में कहता है कि कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट हुआ है, कब डेट अभी नहीं पता, हम देख लेंगे आगे। और कुछ इतने खर्चे किए,
वो आपका जो था ना एसेट, उस पर क्या क्या हुआ जी। 1 जुलाई को हमने 2,50,000 खर्च किया, 1 दिसंबर को हमने 3 लाख रुपए खर्च किया, तो एक आपने यहाँ खर्च किया, एक यहाँ पे खर्च किया। ये बचे बिल्डिंग को, उस एसेट को बनाने में हमने खर्च किया। डिटेल्स ऑफ बोरोइंग कहता है कि एंड ये अच्छा, ये देखो आपको ध्यान देना होगा कि कंस्ट्रक्शन पे आपका, अच्छा पहले आइए, डिटेल्स ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट कहता है कि लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया है जी, कितने का लिया है, 10 लाख का। वर्किंग कैपिटल के भी लोन लिया है, कितने का, 5 लाख रुपीज का। दे आर नॉट स्पेसिफिक, कहीं नहीं बोला कि आपने खास उस एसेट को बनाने के लिए लिया है। हमारे पास 2 लोन है, एक लोन आपका इतना, दूसरा इतना। इस पे इंटरेस्ट भी क्वेश्चन ने बता दिया कि इतना इतना निकल के आ रहा है जी, यानी कि टोटल लोन हमारे पास 15 लाख रुपीज का है, और इंटरेस्ट टोटल हम कितना इस पीरियड में पे किए हैं, 165, इतना हमने पे किया है। कंप्यूट बोरोइंग कॉस्ट दैट नीड टू बी कैपिटलाइज, कितना बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। मेरे बच्चे, जब भी जनरल होता है तो कैपिटलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक रेट निकालना होगा। रेट कैसे निकालते हैं जी, उस पीरियड में जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया डिवाइड बाय आपका जो भी लोन का टोटल अमाउंट था। तो 1,65,000 क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या किया, यहाँ पे किया है। लोन हमारा बोरिंग्स टोटल कितना रहा आपका, 15 लाख इंटू 100 आपका 11% आ गया, 11%। एक एवरेज रेट निकाल, जनरल बोरिंग होगा तो एवरेज निकालिए कि आपके बिजनेस में जो आप लोन बोरो कर रहे हो उस पर एवरेज रेट क्या चल रहा है ना, वो कितना आ गया, 11%। अब देखो आपने अपने बिजनेस में हमने क्या किया जी, यहाँ पे 1 जुलाई को हमने कितना पैसा यूज किया, 2,50,000। अगर जनरल बोरोइंग का पैसा आप यूज कर रहे हो एसेट्स के कंस्ट्रक्शन में, जो जितना पैसा जितने समय तक उसमें यूज हुआ उतने समय का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। स्पेसिफिक में क्या था कि भैया स्पेसिफिक लिया ना, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा वहां से पूरे पे इंटरेस्ट निकाला हमने, पूरे पे। जनरल में नहीं होता, जनरल में जितना पैसा जितने समय तक आपने बिजनेस में उस एसेट के लिए एसेट्स पे यूज किया उतने समय का इंटरेस्ट निकलता है। तो 1 जुलाई से जरा बताओ 31 मार्च क्या हो जाएगा, अप्रैल में 9 मंथ्स, तो आप क्या करोगे, 250 पे 11% के हिसाब से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। और ये 1 दिसंबर, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का, तो 3 लाख पे आपका 11% 4 मंथ्स का आपका ये निकल के आ गया। समझ में आ रहा ना। स्पेसिफिक में क्या, स्पेसिफिक में आपको सिर्फ देखना होता है कि जिस दिन से आपका कैपिटलेशन शुरू हो गया, हम टोटल अमाउंट आप कब यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल अमाउंट को हम यहीं से क्या करते हैं, टिल द एंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट जनरल में जितने पैसे जितने समय, जैसे ये 1 अप्रैल से फिर 31 मार्च तक रहा, तो इस पे क्या होता, अगर जनरल होता तो 6 महीने का, और ये सॉरी इस पे 12 महीने का, और इस पे क्या होता है जी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का इस पे इंटरेस्ट निकलता। अगर जनरल होता तो स्पेसिफिक के पूरे 10 लाख में हम स्टार्टिंग से निकालते हैं, वही काम है यहाँ पे किया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम, आपने उतने महीने का चार्ज किया, ये इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज किया जाएगा। तो जितना भी हम टोटल उस साल में इंटरेस्ट पे किए होंगे उसमें से इतना कैपिटलाइज होगा, बाकी क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, फर्क समझ में आ रहा ना बदमाश, जनरल बोरिंग और ये। और जनरल बोरिंग पे और आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक दोनों का कॉन्सेप्ट आ जाए तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैं वो करा रहा हूं। ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि एग्जाम में आएगा तो 7 मार्क्स तक में आ सकते हैं। रिविजन क्वेश्चन नंबर 7 सुनेंगे ध्यान से। के लिमिटेड बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 7 lakhs ऑन 1 अप्रैल। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट तो हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है, बट ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो गया, 1 अप्रैल 2023। तो मैं कहता हूं कि अगर 1 अप्रैल 23 को आपने शुरू कर दिया, ये दीजिए आपका थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम। 1 अप्रैल 2023 कहता है कि कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट कर दिया है ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि कैपिटलेशन पीरियड हमारा शुरू हो चुका है। कहता है कि टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट इज ऑब्टेन स्पेसिफिक लोन ऑफ 2 लाख रुपीज, है ना। 2 लाख का हमने क्या लिया, स्पेसिफिक लोन एट एन इंटरेस्ट रेट आपका 9% पर एनम। ठीक है, हमने 2 लाख रुपए का आपका स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है। कब लिया है, डेट नहीं बता रहा, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ हम उसी दिन मान लेंगे आपका, ठीक है ना। वो डेट बताया नहीं तो फिर वही दिन मान लेंगे। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का यहाँ पे, और स्पेसिफिक लोन आपने यहीं पे ले लिया, कितने का जी, 2 लाख रुपीज का आपका, 2 लाख रुपीज का। आगे बढ़िए, कहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना था, 9%, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 9%। अब ध्यान रखना, आप जानते हैं कि पहले थोड़ा सा बता दो, स्पेसिफिक लोन जो आपने 2 लाख का रेज किया है, ये यहीं से आपका कैपिटलेशन शुरू हो गया ना।
कैपिटलाइजेशन के लिए क्या देखते हैं कि कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और लोन कब लिया, तो इसी दिन पे हुआ। तो यहां से क्या करेंगे जी, टिल द एंड, यानी कि साल के एंड तक 31 मार्च 24 तक का हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ले लेंगे जो कैपिटलाइज किया जाएगा, चाहे इसमें से कुछ पैसा यहां यूज किया गया, कुछ यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख रुपीज पे। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन, अदर बाकी जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जनरल आपका, तो कहता है कि एक 7 लाख का लोन लिया है 12% के हिसाब से, और एक 9 लाख का लोन लिया है 11% के हिसाब से, है ना, ये लोन बता रहा है। इनका ये जो लोन लिया बच्चे, उसका डेट नहीं बता रहा, तो ये भी हम क्या मान लेंगे, स्टार्टिंग से ही हमारे पास है ना। जब भी कुछ ना बताया तो सब कुछ इसी डेट पे मान लेंगे और हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज हम भगवान थोड़े ही आपको बताना चाहिए। ठीक है, कहता है कि आपका ये जनरल है, तो आप समझ गए होंगे मैं आगे बढ़ने के पहले हमें जनरल बोरोइंग्स के लिए एक जनरल रेट चाहिए। 7 लाख पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना, इस पे 11% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना, टोटल इंटरेस्ट बाय टोटल लोन इनटू 100 आपका एवरेज रेट निकल के आ जाएगा, है ना, एवरेज रेट निकल के आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन आपका, अब जो हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है वो कितना जी, अप्रैल में, अगस्त में, अक्टूबर में और जनवरी में। मेरे बच्चे क्वेश्चन ना बताया तो हमेशा क्या करना, स्टार्टिंग में मानना आपका, क्योंकि जब लोन आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में हुआ है ना, तो नो डाउट कि हमने वो स्टार्टिंग में ही पैसा आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे यूज करना शुरू कर दिया होगा। तो जो एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया है वो एक आपके स्टडी में क्वेश्चन है, वो आपका डेट नहीं दिया है, बट वो कहता है कि भैया जब हमने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या 1 अप्रैल को ही हो गया होगा, यानी कि आप 1/1 मान लीजिए, आपका क्या दिक्कत है इसके अंदर में। हमने बोला ठीक है। कंस्ट्रक्शन कहता है कि आपका कंप्लीट कब हो गया, यहाँ पे 31 जनवरी 2024 कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हुआ बच्चे, कब जी, 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी आपका 2024 को यहाँ पे कहता है कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर, तो आगे बढ़ना। फॉलोइंग द प्रोविजंस कहता है ऑफ इंडेक्स 23 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। देखो ऐसे तो देखा जाए, कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुआ और जब एंड हुआ ये 10 महीने का पीरियड हुआ, और कहा गया कि क्वालिफाइंग एसेट तब होगा जब सब्सटेंशियल पीरियड इस पे लगेगा। सब्सटेंशियल पीरियड कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, जनरली ना बताया तो हम 12 महीने का ले लेते हैं जनरली आपका। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करके इतने बड़े क्वेश्चन को आ जाऊं कि भैया ये तो क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड आपका 12 महीने है नहीं, उससे कम है, तो फिर आपको इसका मार्क्स आपका 7 मार्क्स लगता है कि आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मैंने क्लास में भी बताया है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक एजम्पशन डाल देंगे कि भैया वी हैव एज्यूम्ड दैट कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट इज 10 मंथ, जितना आपका दिख रहा है, और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने क्या किया, ये आपका क्वेश्चन दिखाया, ये देखिए फटाफट थोड़ा हम कर लेते हैं कि 7 लाख पे मेरे बच्चे आपका इतना इंटरेस्ट, 9 लाख पे इतना, तो टोटल इंटरेस्ट आपका इतना हो गया, ये इंटरेस्ट बाय टोटल लोन आपका आ गया 11.4375, ये आपका आ गया जी वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, जिससे कि हम कैपिटलाइज करेंगे जनरल लोन को। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, कितना बोरिंग को कैपिटलाइज किया जाएगा वो बात करते हैं। ध्यान दीजिए, एक हमने लिखा डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अमाउंट कितना स्पेंड, है ना। अब ये देखो हमने जो खर्च किया था बच्चे पहले आपका ये कितना, 1.5 लाख रुपए। हमेशा जब तक क्वेश्चन ना बताए तो हमेशा मानना कि जो खर्चे किए गए ना उसमें पहले किसको खर्च किया गया, स्पेसिफिक, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था पहले वही लोन आपका यूज किया जाएगा, ऐसा माना जाता है पूरे इंडेक्स 23 में। तो ये जो 1,50,000 आपने खर्च किया, ये कौन सा खर्च था आपका, ये कहते हैं कि हमारा स्पेसिफिक है। ठीक है, अगला जो आपने 2 लाख रुपए खर्च किया, टोटल स्पेसिफिक लोन कितना था, 2 लाख रुपए, तो इस 2 लाख में से 50,000 स्पेसिफिक हो गया, बाकी 1.5 लाख क्या हो गया जी हमारा जनरल। कहां चला गया हमारा, ओहो, ये आपका, ये देखिए हमने बोला कि जो आपका 2 लाख था, इसमें 2 लाख में से जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक को कितना लिखा 50, और बाकी 150 को क्या किया जनरल। इसके बाद के जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, हमारे जनरल हो जा रहे हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं जब भी स्पेसिफिक पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो मेरे बच्चे स्पेसिफिक आपका एक तो ये 150 और एक आपका 50। स्पेसिफिक पे इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा जी, यहां से शुरू हो जाएगा और एंड कहां पे होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन आपका 10 महीना,
वो कब यूज हुआ, वो आपका पैसा यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पूरे 10 मंथ्स का यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वही 10 मंथ्स का इंटरेस्ट देखिए इस 150 पे 9% आपका, और उसका रेट था 9% के हिसाब से, ये भी आपने 10% किया। जो बाकी जनरल वाला अमाउंट है उस पर रेट आपका इतना और कितना, 6 मंथ्स, 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर था ना, जनवरी तक। तो 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितना हो गया, 6 मंथ्स। तो 6 महीने का हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया, 6 महीना, अगेन उसका आपका आगे ऐसे चलते चला गया और टोटल इंटरेस्ट आपका ये निकल के आया। क्लियर मेरे बच्चे, ये नोट मैंने दे दिया कि हमने एज्यूम किया कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो इसलिए फर्स्ट आपका। तो टोटल एक्सपेंसेस बिल्डिंग के लिए कितना कैपिटलाइज किया जाएगा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जितना अमाउंट यूज हुआ वो ले लीजिए। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे हमने कितने रुपए खर्च किए हैं, तो कहता है कि 8 लाख, इन सबको ऐड करके। और इसमें हम क्या करेंगे जी, इंटरेस्ट कॉस्ट को आपका जो टोटल अमाउंट निकल के उसको ऐड कीजिए, यही आपका बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट निकल के आई। कोई डाउट इसमें? स्पेसिफिक में और जनरल में आपको बस यही समझना है। स्पेसिफिक में लोन हमने लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। मान लो स्पेसिफिक जैसे कहता है कि भैया कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ बट लोन हमने यहाँ पे लिया था, मान लो अगर कहता तो ठीक है हम इस पीरियड का देते। स्पेसिफिक मतलब पूरे लोन लेते ही कमेंसमेंट ऑफ आपका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वहां से लेकर और टिल द एंड जब तक आप रहेगा पूरा लिया जाएगा, उसे पीरियड नहीं देखते। जनरल में क्या करते, देखते कितना पैसा कब यूज हो, उसके हिसाब से हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, ये भी मैंने बता दिया। मैंने सारी बातें यहाँ पे दिखा दी है एंट्री के रूप में, आप इसको देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर इंस्टीट्यूट इस बार बदमाशी करता है और एक ट्रिकी क्वेश्चन उठाता है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 8 उठाएगा आपके एग्जाम में, और ये आ गया तो मार्क्स तो कम से कम 7 का होगा, बट वेटेज इस क्वेश्चन का देखा जाए एक्चुअली जो होना चाहिए वो 2 to 3 मार्क्स का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। 8 क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, वह सुन लीजिए क्या बता रहा है। 1 अप्रैल 2023 को एनटी ए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर 22 lakhs। 22 lakhs का बिल्डिंग का हमने कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लैंड वाज अंडर द बिल्डिंग इज रिगार्डेड सेपरेट एसेट। लैंड इज नेवर ए क्वालिफाइंग एसेट्स, क्योंकि लैंड का कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते, है ना बच्चे। तो उसने पहले से बोल दिया कि भैया इस 22 lakhs में लैंड का कॉस्ट नहीं मिला, वो अलग से आपका है, इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट। बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 31 मार्च 24। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया आपका 31 मार्च 24 को। ड्यूरिंग द पीरियड द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। क्या क्या पेमेंट किया जी, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, मतलब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है इन्हीं दिन पे आपने इतना पेमेंट किया। एनटी ए बोरोइंग एट इट्स द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 वेराज अंडर। जो साल 31 मार्च 24 को खत्म हो रहा है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पे ये रहा हमारे पास जो साल 31 मार्च 24 को 31 मार्च 24 को एंड हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग 1/4/23, ये हमारा करंट ईयर हुआ। और कहता है कि इस साल में आपका कुछ बता रहा है यहाँ पे, देखिए 1 अप्रैल 23 से लेकर आपका, ठीक है, हमने इसी दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अगर ना बताया तो हम मान लेंगे क्या भैया कि उसी दिन हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कहता है पॉइंट नंबर ए में कि 10% 4 years नोट विद ए सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली विच रिलेट्स स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट। कहता है कि एक 4 साल का एक नोट हमने इशू किया बच्चे 10% के रेट से, वो आपने स्पेसिफिक लोन हो गया। डेप्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 24 वो 7 lakhs का है। उस पे कहता है कि आपका इस दिन पे आपका बकाया कितना है, 7 lakhs रुपए। 7 lakhs कहता है कि यहाँ पे बकाया है। मैं लिख दूं यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोन आपके पास चलते आ रहा है, बहुत पहले इशू किया था आपने, है ना। वो कितने का है जी, 7 lakhs रुपए का। ओहो, ये तो बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट भी कहता है कि इस साल में हमने उस पर 65,000 और इस स्पेसिफिक पे इंटरेस्ट हमने कितना इनकर्ड किया है आपका 65। तो ये इंटरेस्ट इसी पीरियड का रहा होगा ना बच्चे, और जब इस साल का रहा होगा तो स्पेसिफिक लोन ले लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो पूरे 65 कैपिटलाइज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना। कहता है कि और इस पे इंटरेस्ट इनकम भी 20,000 आपने क्या किया था कि कमाया है, तो 65 - 20 यानी कि 45,000 का स्पेसिफिक लोन कैपिटलाइज किया जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट, एक्चुअली लोन नहीं, बोरोइंग कॉस्ट। बी में आइए,
12.5% 10 years note with simple interest payable annually. डेप्ट आउटस्टैंडिंग कहता है कि इस दिन पे कितने का था आपका 10 लाख का, एंड रिमेन अनचेंज, पूरे साल आपका लोन इतना ही रहा। तो मतलब यहाँ पे एक लोन है, एक लोन यहाँ पे कितने का जी 10 लाख रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 2.5, बट ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल आपका है, ये हमारा जनरल बता रहा आपका। और रिमेन अनचेंज मतलब स्टार्टिंग से एंड तक वही रेट रहा, 10 लाख रुपए रहा, कोई हमने रिपेमेंट नहीं किया है। सी में 10% 10 ईयर्स नोट, एक 10% लोन भी आपका है विथ इंटरेस्ट पेबल एनुअली। डेप्ट आउटस्टैंडिंग कहता है कि 1 अप्रैल को अमाउंटेड टू 15 लाख, ये 15 लाख रुपए का कर्ज था, रिमेन अनचेंज, कुछ रिपेमेंट नहीं हुआ। व्हाट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, आपका ये तो बोलता है कि बताओ कितना कैपिटलाइज होगा मेरे बच्चे। एक तो 45 ही है, इनका हम क्या करेंगे जी, जनरल एक एवरेज रेट निकाल लेंगे, और एवरेज रेट से जितना जितना पैसा जब जब यूज हुआ हम उसके हिसाब से कैपिटलाइज करेंगे। अभी आपने देखा था, ये देखिए हमने क्या किया, एक तो जनरल बोरिंग पे निकाला इंटरेस्ट, इस 10 लाख पे 12.5% पूरे पीरियड का वो ले लिया हमने, और 15 लाख पे 10% ले लिया जी, और लोन हो गया 25, रेट आ गया कितना 11%, 11% आपका रेट आ गया। ये हो गया जी जनरल बोरिंग पे कैपिटलाइजेशन रेट आपका कितना 11%। अब वही काम बच्चे, जो अमाउंट आपने खर्चे किए हैं उसमें से पहले क्या होगा जी, आपका जो 2 लाख का अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट, ये 2 लाख सारे फिगर 1000 यानी कि 2 लाख का अमाउंट, वो हमारा कौन सा रहा होगा, स्पेसिफिक वाला। स्पेसिफिक लोन टोटल हमारे पास कितने 7 लाख का, तो वो 2 लाख क्या हो गया आपका, हो गया स्पेसिफिक। अगर ये स्पेसिफिक हो गया तो इस पे जो आपका जनरल बोरिंग तो कुछ होगा नहीं, टेबल ऐसे बना लीजिए चाहे टेबल ऐसे बना लीजिए, आपकी मर्जी है, कैसे भी बना सकते हो, है ना, कैसे भी। तो आपने कहा कि भैया इस 2 लाख पे तो जनरल पे कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो हमने क्या किया, जनरल का रेट लगाया नहीं, नील कर दिया आपका, क्योंकि स्पेसिफिक था आपका। और जो आपका 30 जून को आपने खर्च किया था कितना 6 लाख रुपीज, 6 लाख में से 5 लाख तो हो गया आपका स्पेसिफिक वाला, बाकी 1 लाख आ गया जनरल वाला। तो 1 लाख जनरल यहाँ पे, ये पूरा 12 लाख और पूरा 2 लाख रुपए। इस पे जितने समय आपने टिल द एंड यूज किया उतने समय का इंटरेस्ट निकाला, आ गया 41,250 का अमाउंट, है ना। बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज किया जाएगा, स्पेसिफिक का 65, 41,250, ये टोटल इतना 20,000 का ये जो माइनस करना था हमने वो माइनस किया, तो आपका अमाउंट तो भी कैपिटलाइज इतना निकल के आ गया है। तो बहुत सिंपल, बट एग्जाम में आ गया तो बच्चे खामखा छोड़ के जाएंगे, गलतियां करेंगे, आप नहीं करना। क्लियर आपका, ये भी हो गया आपका। तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज का जो घाटा फायदा था वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी, और मैंने आपको बता दिया बच्चे यहाँ पे कि जो लोन होगा स्पेसिफिक है या जनरल है उसकी अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा वो भी बता दिया, ठीक है ना। अब ये आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिवीजन में एक आपका आता है रिवीजन क्वेश्चन 9, जहां पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई इंडेक्स में आपने पढ़ा हुआ है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ निकालते हैं, जहां पे जो अमाउंट आपका जो कर्ज का है, जितना आपने कर्ज लिया है, मतलब जो फेस वैल्यू ऑफ कर्ज है और जो एक्चुअल अमाउंट आपका रिसीव होगा, अगर उसमें डिफरेंसेज होते हैं तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं, है ना। कई जगह हमने पढ़ा, मैं उसको नहीं लेके आऊंगा, और आप ऑलरेडी आप जानते हैं। और जब भी इफेक्टिव रेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल, आप ये भी जानते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे अकाउंटिंग आपका होगा। हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट व्हेन क्वालिफाइंग एसेट आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, और वो अगर डिस्काउंट पे इशू है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है, चाहे हमने लोन करते समय कुछ कमीशन पे किया, कुछ ब्रोकरेज पे किया, मतलब जो एक्चुअल प्रोफिट्स है वो फेस वैल्यू से कम है, तो फिर क्या करेंगे। वाई लिमिटेड कहता है कि इशूड एट द स्टार्ट ऑफ 1 ईयर 10% बॉन्ड्स विथ अ फेस वैल्यू ऑफ 2 lakhs एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू फाइनेंस द क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, तो आपका ये क्या हो गया, स्पेसिफिक लोन हो गया पहले तो, विच इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। आज लिया, सेकेंड ईयर के एंड में, आज से 2 साल के बाद वो यूज करने लायक बनेगा, तो क्वालिफाइंग एसेट्स की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि 2 साल का पीरियड ले रहा है बनने में। कितना अमाउंट कैपिटलाइज किया जाएगा मेरे बच्चे, जब भी क्वेश्चन के अंदर में आपको दिख जाए कि जितने का लोन ले रहे हो उतना प्रोफिट्स नेट आपके पास नहीं आया है, तो याद रखना हमेशा आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आपको दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में 13.39 बता रहा है। मैं अब ज्यादा नहीं इसके बारे में बात करूंगा, यू नो वेरी वेल हाउ टू नो अबाउट दिस थिंग। ये कई सारे इंडेक्स हम देख चुके हैं, रिवीजन भी करा चुका हूं, तो आपको ये रेट दिया रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री इससे पास करते हैं, और इंस्टॉलमेंट कितना पे हुआ जी, तो जो इंटरेस्ट पे क्या होगा 10% के हिसाब से, जितना इंटरेस्ट एक्रूड होगा इस रेट से, वही हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं।
ये लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए हमने क्या किया, आपके पास बोरिंग 2 lakhs नहीं कहना, पैसा कितने आया 2 lakhs में 10% डिस्काउंट गया, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ 180, तो 180 का अमाउंट हमारे पास हो गया। पहले साल में जो इंटरेस्ट एक्रू होगा जी इस पे आपका, तो 13.39 के हिसाब से इतना निकल के आ गया, ये मिलके आपका टोटल इतना हो गया। हमने इंटरेस्ट पेड कह दो या इंस्टॉलमेंट पे कह दो, जैसे बाकी में कह दो, कितना हमने पे किया होगा 20,000, पेमेंट तो 20 किया होगा ना, क्योंकि जब आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा पढ़ लेते हो, शायद आप स्पीड में चल रहा हूं आपके पास। वाई लिमिटेड ने स्टार्ट ऑफ 1 ईयर, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पे क्या करता है जी, दिस इज आपका ईयर 1 का स्टार्ट, ठीक है ना। यहां पे क्या हुआ जी, आपने 10% के हिसाब से आपने बॉन्ड इश्यू किया, 10% बॉन्ड आपने यहां पे इश्यू किया, ठीक है, 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपीज का 10% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट कहता है कि 10% डिस्काउंट पे 180 रिसीव किया। टू फाइनेंस ए क्वालिफाइंग एसेट विच इज रेडी फॉर इंटरनल यूज, वो एसेट्स कब यूज पे होगा, एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी कि एंड ऑफ सेकंड ईयर यहां पे वो यूज में आपका आएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इफ द कंपनी अमोर्टाइजेज डिस्काउंट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड बाय अप्लाइंग 13.39%, आपका यही बता रहा आपका। तो होता क्या है लोन के ऊपर में, लोन के ऊपर में यही मानते हैं कि जैसे लोन हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया, जब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होगा तो हम लोग क्या करते हैं जी, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ऊपर से देखते आ रहे हैं। सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा जी, इंटरेस्ट पे क्या होगा, और सेकेंड ईयर के एंड में हम लोन का पेमेंट करते हैं, यही होता है ना आपका। तो हम क्या करेंगे कि आप जब इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो ये देखिए आपका 180 का पहला था, अनवाइंडिंग करना शुरू किया, इंटरेस्ट के हिसाब से इतना एक्रू करेंगे, टोटल अमाउंट इतना हो गया, हमने पे कितना किया 20,000 पहले साल में, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट इतना कर्ज बच गया, ये अमाउंट यहाँ निकल के आ गया, फिर इस पे इंटरेस्ट इतना आपका होगा, टोटल इतना हो गया, 20,000 पे किया, इतना बच गया, जो एंड में हमने इस कर्ज का पेमेंट कर दिया होगा। तो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, अगर पूछता है कि टोटल बोरिंग कॉस्ट बताओ कितना, ये देखिए कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा, वो एक साल का नहीं टोटल पूछ रहा आपका, तो दोनों साल का मिला कितना 48,753, इतना अमाउंट क्या होगा जी कैपिटलाइज किया जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, क्लियर ना, यस सर। इसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन और मैं रिवीजन के रूप में आपको यहाँ पर लेके आता हूँ, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हो सब कुछ करा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट बहुत बदमाश है, मैंने क्लास में भी बताया, अभी बता रहा हूँ, वो पता नहीं स्टडी मैट में क्वेश्चंस क्यों नहीं डालते हैं, 1-2 क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में इतने अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बच्चे परेशान ना हो, इसलिए हमने क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, मैं रिविजन में भी बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ कवर करा रहा हूँ। ये देखिए रिविजन क्वेश्चन नंबर 10, इस बार 30/4/2024 को एमएनसी लिमिटेड ने एक लोन लिया बैंक से जो 5 करोड़ का, और ये 5 करोड़ का जो लोन लिया ना वो 4 पर्पस के लिए आपने यूज किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका फैक्ट्री शेड, परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल के लिए, एडवांस ऑफ परचेज ऑफ आपका ट्रक, ये पैसा यहाँ आपने यूज किया है। मैं आगे बढ़ने के पहले बता दूं क्वेश्चन क्या है कि 5 लाख का जो बोरोइंग फंड है, अगर इन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो तो क्या ये पर्पस आपका क्वालिफाइंग एसेट्स में कवर्ड होंगे, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट्स माने जाएंगे एज पर द डेफिनेशन जो इंडेक्स 23 में दिया गया है आपका क्वालिफाइंग एसेट्स का। एक बार देखता हूं, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, फैक्ट्री शेड दैट इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग, तो ठीक है कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं ना, अगर ये सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लेता है जो जनरली लेता है तो हम इसको क्वालिफाइंग एसेट्स बोलेंगे। अगर क्वालिफाइंग एसेट्स बोलेंगे तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे क्या होगा हम उसको क्या करेंगे जी, इसके कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन मशीन का परचेज करना, जो मशीन पहले से यूज करने लायक है, इंटेंडेड फॉर जो आपका यूज है बच्चे, उसके जैसा ऑलरेडी पहले से है और उसको आपने परचेज किया, अभी बताया था स्टार्टिंग में, तो क्या इस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं ऐड करेंगे। उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और उसका कंस्ट्रक्शन करने में आपका एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी मशीन आपका बना बनाया परचेज कर रहे हो, तो इस पे जो इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वी नेवर एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। वर्किंग कैपिटल के लिए जो आप बिजनेस में पैसा यूज कर रहे हो वो तो आपका प्रॉफिट लॉस में जाता है। अगर हमने एडवांस पे किया है फॉर परचेज ऑफ ट्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना आप लोग। यहाँ तो कभी कंस्ट्रक्शन बोल देगा, कभी कह देगा कि भैया हमने बिल्डिंग के रिनोवेशन पे पैसा खर्च करने के लिए ये पैसा यूज किया है, तो रिनोवेशन खर्चे क्या होते हैं? एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। मेन चीज यहां समझना, अगर ट्रक को परचेज करने के लिए आपने एडवांस दिया है और ये जो ट्रक आपके पास आएगा बनकर, अगर मान लो वो आपका सब्सटेंशियल पीरियड के बाद आएगा,
ऐसा कब होता है? जब आप किसी से, अगर आप ट्रक परचेज कर रहे हो, वो उसको बनाएगा, वो उसको बना रहा है, और बनाने में क्या हो रहा है, वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई एसेट्स को आप परचेज करो, उसके लिए एडवांस दे रहे हो, और वो ट्रक की डिलीवरी आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आएगा, वो सब्सटेंशियल पीरियड जो आपने डिसाइड किया है उसके बाद ही अगर आपको मिलेगा, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करना हमें अलाउड है ना बच्चे? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मार्च 26 में कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड कंप्लीट हो, मार्च 26 और 30 अप्रैल 2024, 2 साल का पीरियड, ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया। एंड मशीनरी कहता है कि इंस्टॉल हो गया, ये मशीन कहता है कि आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। मशीन तो बना बनाया है, उस पर तो कुछ होगा नहीं। डिलीवरी ऑफ ट्रक कहता है वाज नॉट येट रिसीव्ड, मार्च 26 तक डिलीवरी, यानी कि अभी तक ट्रक जो है ना अभी मिला नहीं, तो हम कैपिटलाइज यानी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक आपका कितना जी? 90 लाख रुपीज, 5 करोड़ पे। बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा? वही बात पढ़ लेंगे आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सिंपल में। कंस्ट्रक्शन पे जो इंटरेस्ट आपने पे किया बचे, जो अमाउंट यूज किया उस पर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा। देख लेना अमाउंट कितना, मैंने लिखा नहीं। परचेज पे एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा, नॉट कैपिटलाइज्ड। वर्किंग कैपिटल में जो हमने इंटरेस्ट पे किया होगा वो भी एक्सपेंस यानी कि कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। एडवांस जो पे किया, क्योंकि वो देखा हमें टाइम अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है, यानी कि लंबा समय लग रहा है, तो ये मानते हैं कि वो बंदा बना रहा होगा, कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, हम उसको भी कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर यहां तक आपको? बोलो हाँ, यस सर। तो लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चन हमने रिवीजन कर लिए हैं। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन एक और भी मैंने बनाया, वो भी मैं कराऊंगा। ये तो पहले सुन लो यहाँ पे, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का पीरियड क्या होगा बता दिया ऊपर में डायग्राम के थ्रू, आपका बता दिया कि जिस दिन आपका क्वालिफाइंग एसेट्स में का जो कमेंसमेंट डेट होगा, कमेंसमेंट डेट कब होगा जी? जिस दिन हम मानते हैं कि भैया अब यहां से हमें कैपिटलाइज करना शुरू कर देना चाहिए। कब? एक तो उस एसेट्स पे खर्च करना आप शुरू कर चुके हो, उस एसेट्स को बनाना शुरू कर चुके हो, बोरोइंग कॉस्ट आप इनकर कर चुके हो। बोरोइंग कॉस्ट इनकर करने का मतलब कि आपने आपका इंटरेस्ट भी बैंक लेना शुरू कर दिया है, एंड और जो नेसेसरी एक्टिविटी है एसेट्स को बनाने के लिए वो भी आप शुरू कर चुके हो, है ना। मतलब जनरली आपका जैसे साइट प्रिपरेशन करना, प्लान लेआउट स्टार्ट करना, लेबर को एम्प्लॉय करना, ये सब शुरू कर चुके हो। 3 चीजें आपका शुरू हो गया, तो हम बोलते हैं भैया कमेंसमेंट डेट हमारा आ चुका है। एक क्लास में कराया था, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ट डेट बता रहा है कि 15 मई को हमने लोन लिया, 2 जून को टेक्निकल साइट मतलब कि हमने वर्क उस पर शुरू कर दिया, 19 को हमने प्रोजेक्ट पे खर्च भी करना शुरू कर दिया, 18 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो हमें 18 से तीनों काम यहाँ पे पूरे हो गए ना, तो 19 जून ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, अपना कैपिटलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। पढ़ लेंगे आप इसको, मैंने क्लास में कराया हुआ है। आइए अगला है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन मैंने बता दिया है, वो एबनॉर्मल पीरियड जब आप अपने कैपिटलाइज नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा चीज जो रूटीन में नहीं होता बट वो हैपनिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। आप देख सकते हैं, लेकिन टेम्पोररी डिले होता है तो हम उसको सस्पेंशन नहीं करते हैं, वो कैपिटलाइज चलते रहता है। सीजेशन ऑफ कैपिटल, कब रोक देते कैपिटलाइजेशन जी? वंस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, हमें जैसे कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जी, उसको आपका सीज कर देंगे, यानी कि अब उसके बाद नहीं करेंगे। वो कब माना जाएगा? जब क्वालिफाइंग एसेट्स रेडी है, इंटेंडेड यूज के लिए या फिर आपका सेल के लिए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आइए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आपका अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड आपको डिस्क्लोज करना होता है, और कैपिटलाइजेशन रेट अगर आपका जो यूज किया है जिससे कैपिटलाइज किया वो आपको डिस्क्लोज करना होता है। क्लियर ना बच्चे? इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा मैंने आपके लिए और रखा है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा बदमाशी करे तो शायद ये क्वेश्चन बना दे, तो आइए इसका भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पढ़िए मेरे साथ। कहता है एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग कमेंसिंग ऑन 1 सितंबर 2024। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को कराने का एक बहुत खास रीजन है, आपकी क्लियरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना। कहता है कि आपने एक हेड ऑफिस बिल्डिंग को का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है कमेंसिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2024 विच कंटिन्यूज टिल 31 दिसंबर 2024। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में पहले बता दूं कि कंटिन्यूज टिल यानी कि वो कंटिन्यू है, अभी चल रहा है, मतलब दैट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 31 दिसंबर तक चल रहा है। और मैं बता दूं एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आईसीए की स्टडी मटेरियल से निकाला, उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को 31 दिसंबर एंड मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लेना, ऐसे एग्जाम में बताएगा कि ईयर एंडिंग यहाँ पे 31 दिसंबर को ही हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस क्वेश्चन के मुताबिक 4 महीने
इस साल में कंस्ट्रक्शन चला है और 4 महीने के बाद आपका ईयर एंड हो गया है, कंस्ट्रक्शन अभी एंड नहीं हुआ है। एग्जाम में हमेशा बताया ईयर एंडिंग कब आपका। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर एक महीने के स्टार्टिंग में आपने कुछ खर्च किया है और वो कहता है कि 1 लाख रुपीज आपने सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर में 250 आपका। मैंने ये सारी बातें ना आपको क्लियर कट करने के लिए डायग्राम पे आपको दिखा दिया है ताकि समय बचे। देखो 1 सितंबर से आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है और ईयर एंडिंग आपका हो रहा है क्वेश्चन के मुताबिक 31 दिसंबर तक, 4 महीने की कहानी है। एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पे 1 लाख किया, 250 इतने खर्चे अभी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे किए हैं। ईयर एंड हुआ है, अभी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन अभी आगे चलेगा, ठीक है। कहता है कि आगे बढ़ेंगे आप, एंटिटी हैज नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक लोन, कोई स्पेसिफिक लोन आपके पास नहीं है टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, बट हैज इनकर्ड फाइनेंस कॉस्ट ऑन इट्स जनरल बोरोइंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। जनरल बोरोइंग उसने लिया हुआ है। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी हैड इशूड 10% डिवेंचर्स विथ फेस वैल्यू ऑफ 20 लाख रुपीज। कंपनी ने करंट ईयर में उन्होंने 20 लाख रुपीज के डिवेंचर्स इशू किए हैं। अब मेरे बच्चे पहले बात कि वो 20 लाख का जो डिवेंचर्स इशू हुआ है उसका डेट नहीं बता रहा है, तो वो इशू आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड है ना, पहले उसको डिसाइड करना होता है, पहले कैपिटलाइजेशन पीरियड को। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड करंट ईयर में यहां से लेकर यहां तक आपका चल रहा है। तो जब भी वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, उसने जब भी कहां चला गया आपका जी, यहाँ पे कहां चला गया, वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी हैज इशूड 10% डिवेंचर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 20 लाख। वो 20 लाख कभी भी इशू किया हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट ये 20 लाख यहां पर भी आपका एक डिवेंचर था 20 लाख रुपए का, जो 20 लाख आपका यहां तक चला है, ठीक है ना। आगे पढ़िए, फिर कहता है कहां चला गया, ये एंड हैड ओवरड्राफ्ट ऑफ 5 लाख। 5 लाख का ओवरड्राफ्ट भी है। अगेन ओवरड्राफ्ट आपका पहले कभी भी लिया हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कैपिटलाइजेशन पीरियड में देखना होता है। जब भी हम एवरेज इंटरेस्ट निकालते हैं बोरोइंग का तो वो, तो 5 लाख आपका यहाँ पे सितंबर में था, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, सभी में। बट कहता है कि वो जो ओवरड्राफ्ट आपको 5 लाख का था ना, विच वॉज इंक्रीज टू 750 इन दिसंबर, यानी कि 5 इस पीरियड में 5 लाख यहाँ पे कितना हो गया 750 का। इंटरेस्ट रेट भी कहता है कि आपने जो ओवरड्राफ्ट पे किया 15% टिल अंटिल 1 अक्टूबर, यानी कि सितंबर में इंटरेस्ट गया 15, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कितना हो गया आपका 16। वो आगे कहता है कि आगे जो इंटरेस्ट रेट होगा 16% पर एनम होगा। कहता है कि कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटिंग बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 23। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आपको एवरेज रेट निकालना होता है तो पहले करंट ईयर में आपको जो कैपिटलाइजेशन पीरियड होगा वो तय करना होता है ना। तो क्योंकि कमेंसमेंट यहां से शुरू हुआ है, यहां से और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि ईयर का एंड आ गया, ये हमारा क्या हुआ कैपिटलाइजेशन पीरियड हुआ फॉर द करंट ईयर, जिसका इंटरेस्ट हम बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। तो आपको जो एवरेज रेट लेना है ना, एवरेज रेट वो इसी पीरियड का लेना होता है, ये नहीं कि हम पूरे साल का लेंगे ना। जो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड होता है उसी का हम क्या करते हैं एवरेज रेट निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी का एवरेज रेट निकालना, कुछ बचा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 20 लाख रुपीज पे जो 10% डिवेंचर आपका है सितंबर से दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का इंटरेस्ट इतना निकल के आ जाएगा। जो आपका 5 लाख पे 15% के हिसाब से सिर्फ 1 महीने का है ना, तो आपका क्या हुआ कि 5 लाख पे 15% के हिसाब से सिर्फ सितंबर का इतना निकल के आ जाएगा। और फिर 5 लाख रुपीज पे 16% के हिसाब से 2 महीने का, क्योंकि यहाँ तो 750 हो गया, तो 5 लाख 2 महीने का आप क्या करेंगे 16% के हिसाब से, वो आपका 16% 5 ये 2 महीने का इतना आ गया। और फिर ओवरड्राफ्ट 750 हो गया बच्चे, 750 16% के हिसाब से ये कितना निकल के आ गया हमारा 10,000 1 महीने का। तो टोटल आपका आ गया 96,250। इसके बाद बच्चे अब देखो वेटेड एवरेज बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, नॉट ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड कितने का है 4 महीने का, 4 मंथ्स का सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि 4 मंथ्स में ही हम सब कुछ देख रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वेरिएशंस हैं, जैसे कि आपने क्या किया, एक तो 20 लाख का अमाउंट तो समझ में आता है कि ठीक है जी पूरे 4 महीने आपने सेम यूज किया। यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट 3 मंथ्स यूज किया गया, फिर 750 1 महीने यूज किया गया। तो
जो 20 लाख 5 लाख 20 लाख 4 महीने, 5 लाख 3 महीने, 750 1 मंथ यूज किया गया, या फिर ऑन एन एवरेज इन 4 महीने में कितना अमाउंट यूज किया गया वो निकालिए। या तो इतना इतना अमाउंट इंडिविजुअली हो गया, या फिर इस 4 मंथ्स जो कैलकुलेशन पीरियड है उसमें ऑन एन एवरेज आपने कितना अमाउंट यूज किया। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जैसे 20 लैक्स आपने 4 मंथ्स यूज किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लैक्स 3 मंथ्स यूज हुआ, 750 1 मंथ्स यूज हो गया, और हम यहाँ पे बोरोइंग पीरियड क्या है 4, तो इनको जितने समय जितना पैसा यूज किया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 मंथ्स का निकालना कि ऑन एन एवरेज कितना यूज किया तो हम 4 मंथ से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ गया 25,625। तो जो कैलकुलेशन रेट निकल के आ गया वो कैसे निकल के आएगा, जितना हमारा 4 मंथ्स में आपका फाइनेंस कॉस्ट हुआ वो लिखा हमने, बोरोइंग कॉस्ट 4 मंथ्स में जो ऑन एन एवरेज अमाउंट यूज किया वो लिया, इनटू 100% निकालने के लिए, तो 4 मंथ्स का जो आपका रेट निकल के आ गया वो हो गया 3.756 ऑन एन एवरेज रेट आपका ऑन जनरल बोरोइंग्स है ना 4 मंथ का। तो क्वेश्चन ने तो यहीं पे बोला था कि भैया आप सिर्फ कैलकुलेशन रेट निकाल दीजिए, वो हमने निकाल दिया। मान लो कहता है कि जरा बताओ कितना इंटरेस्ट आपका बोरोइंग कैपिटलाइज किया जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे मैं वो भी बता दूं, फिर ये डायग्राम का ये वाला पार्ट आपको यूज होगा जो ऊपर मैंने बनाया था आपका एक्सपेंडिचर, मैं ये दिखा दूं क्या करते जी। अगर बोलता बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज किया जाएगा वो बताइए, तो हम लोग पहले इस 1 लाख को लेते हैं। 1 लाख आप जरा बताओ इस पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा 4 मंथ्स का 3.756, तो 3.756 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि डिवाइड बाय 100 इनटू, मुझे बताओ आउट ऑफ 4 मंथ्स ये पैसा कितने महीने यूज हुआ है 4 महीने, तो आप क्या करते हैं 4/4 का इंटरेस्ट निकालते हैं ना, ये जो रेट आया 4 मंथ्स का निकल के आया, तो 4 में 4 मंथ्स यूज किया तो फिर कितना निकल के आएगा। अगला जो 2,50,000 आपने यूज किया, 4 रेट बता रहा 756 कैलकुलेशन रेट आपका, इनटू जरा बताओ ये इन 4 मंथ्स में से कितना पैसा यूज हुआ महीना हुआ 1 2 3 3 मंथ्स, तो हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगला जो 2,50,000 है उस पे आपका 3.756 इंटू 2/4 होता, फिर अगला 1/4 होता, जितना अमाउंट निकल मतलब ये नहीं जितना अमाउंट निकल के आता इन चारों का टोटल वही आपका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होता, और बाकी जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाता है ना बच्चे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगर कहीं वो कंफ्यूज करने की कोशिश करे आपको परेशान करने का तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं जनरल इंटरेस्ट निकालने का। इसके ऊपर के जितने सारे क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें क्या था, सेम अमाउंट पूरे टाइम पे आपका यूज हो रहा था, सेम अमाउंट पूरे टाइम पे, कोई वेरिएशन नहीं था, जो स्टार्टिंग था वही एंड तक आपका चलते चला गया था, रेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पे चेंजेस है और आपका पीरियड कम है, तो इस तरीके से काम किया जाएगा। आप सारी बातें समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मेरे बच्चे ये चीज मैंने पूरा खत्म किया। अब इसके अंदर में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। थोड़ा सा 2-4 मिनट इसकी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में थी वो भी बता के मैं अब एंड करूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को तैयार किया हुआ है। रिवीजन में भी ऑब्जेक्टिव आपने समझ लिया, स्कोप ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाएगा, अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट इसका दायरा है, लेकिन स्टैंडर्ड कहां पे डील नहीं करता जी, जो एक्चुअल या इम्प्यूटेड कॉस्ट होगा ऑन इक्विटी या इरिडीमेबल, आप समझ गए हैं। एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द स्टैंडर्ड टू बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। जिन एसेट्स को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं उनका एक्चुअल कॉस्ट जानने की कोशिश नहीं करते, जैसे बायोलॉजिकल एसेट्स, तो उस पे ये इंडेक्स अप्लाई नहीं होता। इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में या फिर रिपीटेटिव बेसिस पे, जैसे क्लास में मैंने चीज का एग्जांपल आपको दिया था, कोई भी जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे बनाते रहते हैं उस पे भी हम इसको अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। इसके सिवाय अगर मान लो जैसे आप कोई इन्वेंट्री बना रहे हो कोई लेकिन वो रिपीटेटिव नेचर का नहीं है, बल्क में नहीं होता, जैसे कि डैम बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, एयरक्राफ्ट बना रहे हो, एरोप्लेन बना रहे हो, है ना, अगर ऐसी चीज है तो उस केस में हम उस पे उनका कॉस्ट निकालते समय बोरिंग कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। डेफिनेशन मैंने बता दिया, ये सारी बातें बता दिया बच्चे, एक एक चीज मैंने बता दिया। बिलीव कीजिए इसके सिवाय आपके एग्जाम में कुछ और अलग से आ जाए हो ही नहीं सकता, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, बशर्ते कि इसके बाद जो रेगुलर क्लास में मेरे साथ, चाहे आपने जिसके साथ स्टडी किया उनके साथ, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो रेगुलर रूटीन में जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे उनको जरूर एक बार ऐसे आप पलट कर देख लेंगे। अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में हमने इस पे 20-25 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए, एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे। बिलीव कीजिए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उन्हीं में से आएगा, उससे हटके कुछ भी नहीं आएगा।
ऑल द बेस्ट बच्चे, आगे बढ़िए और मिलते हैं आगे आपसे अगले एक और इंडेक्स का रिवीजन कराने के लिए मस्त तरीके से। आप सबको बाय बाय टाटा। अगर बदमाश वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अब जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि संतोष सर के बच्चे उनके वीडियो को लाइक करते ही नहीं। मैं क्या बताऊं। जय सीओसी, जय सीएमए, जय मेरे बच्चे, यानी कि आपकी बात कर रहा हूं। जल्द ही सीएमए ये प्रीफिक्स आपके नाम के साथ ऐड होने वाला है। मुझे पता नहीं अंदर से क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।